पंखा बंद कर दिए। देखिए तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। कि अगर हमारे पास एक डाइपोल है तो यानी यहाँ पर क्या होगा आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। तो ए भी एक डाइपोल है, ठीक है ना। इसकी कोई लेंथ है और कोई भी डिस्टेंस अगर हम लेंगे तो इसके सेंटर से लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा एल, ये कितना हो जाएगा एल, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, ठीक है जी। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। और यही हमसे गलती हो गई थी वहाँ पे, ये हमेशा याद रखना कि गलती हमेशा याद रखो, क्या गलती करी हमने, ठीक है ना। दूसरा था कि अगर ये हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है ना, और ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। तो फिर इसके सेंटर से मतलब अगर हम आर डिस्टेंस पर जाएं, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई पॉइंट पी है और ये कितने डिस्टेंस पर है आर डिस्टेंस पर। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी निकालना है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, हाँ जी, ड्यू टू डाइपोल, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू। तो यहाँ पर माइनस क्यू की वजह से इसकी तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ये E1 हो जाएगा और प्लस क्यू की वजह से इधर होगी तो ये E2 हो जाएगा और इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो फाइनल क्या होगी हमारी 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। बताइए समझ में आएंगे। और एक स्पेशल केस है जिसमें डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी लेकर हम चलते हैं, मतलब 2l जो है वो r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका होता है कि ये आपके पास एक डाइपोल है, ठीक है जी, ए बी, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ये फिर से आपका सेंटर है क्योंकि सारे डिस्टेंस यहीं से लिए जाएंगे। ये एल है और ये एल है और इस बार हम इस पॉइंट पर हैं। इस बार हमारा पी पॉइंट कितने एंगल पर है 90 डिग्री, ठीक है जी। ये हमारा आर डिस्टेंस है। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ पर जो माइनस क्यू रखा हुआ है चार्ज, ठीक है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो टुवर्ड इट होगी, यानी हमारा E1 हो जाएगा, ठीक है जी। और ये जो प्लस क्यू है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अवे फ्रॉम इट होगी, ठीक है जी। आया समझ में नहीं आया, ये हो गई आपकी E2। तो ये इनके बीच का एंगल होगा, ये 90 है, ये L है और ये R है। तो ये जो AP है ये कितना होगा √L² प्लस R²। ये भी इतना ही होगा √L² प्लस R²। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा और ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट कहीं इसके बीच में ही होगा। भाई कौन किससे आता है रिजल्टेंट, या तो आप कह दो कि वेक्टर वो ट्रायंगल लॉ से आएगा या पैरेललोग्राम लॉ से, यही होगा ये। तो इसको बोलते हैं हम, ये जो E इक्वेटोरियल, ठीक है ना, ये कितने किसके इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। आया समझ में नहीं आया। फिर फोर्थ होता है इनके बीच में रिलेशन, ठीक है नी, रिलेशन बिटवीन E एक्सियल एंड E इक्वेटोरियल। तो आप देख सकते हैं कि E एक्सियल जो होता है वो ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल होता है। ये सब पढ़ रखा है नहीं पढ़ा था। फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। तो इसके दो केस होंगे। एक केस कैसा होगा एक्सियल पर, तो एक्सियल पर कैसे होगा, एक्सियल पर ये होगा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये सेंटर, ठीक है जी। और फिर यहाँ से आर डिस्टेंस, ठीक है, ये पी, ठीक है जी।
तो अब देखेंगे कि ये E1 किधर होगा, इस तरफ, ठीक है। और अगर मैं E1 भी ना निकालूँ अभी, वैसे तो लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये E1 है और इस तरफ क्या है आपका E2। तो अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस जो है 2L है और ये डिस्टेंस आपका R है, ठीक है जी। तो अगर मैं E1 की बात करूँगा तो मेरा डिस्टेंस आएगा ये R प्लस L, और मैं E2 की बात करूँगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा R माइनस L, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R पर कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यानी अगर ये डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो R माइनस L क्या है, छोटा है R प्लस L से। तो R माइनस L किस में आता है, ये वाले डिस्टेंस में, प्लस Q की वजह से ये E2। तो E2 क्या होगा, बड़ा होगा E1 से। तो अगर E2 बड़ा होगा तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये किधर होगा, अलॉन्ग E2 होगा। तो आपकी फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो P पॉइंट से इस डायरेक्शन में होगी, ये E नेट हो गया। और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, हाँ हम यहाँ लिखेंगे कि डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है नहीं, बॉर वाला सायरन नहीं है, यार फ्लॉप हो गया भैया तो घुसक देते बेचारा भाई। कैमरे के सामने दिखा दे, अब मार मेरे को, मार, मरना चाहता हूँ मैं। माइनस Q प्लस Q, ठीक है ना, माइनस से Q की तरफ। तो डाइपोल मूवमेंट भी कभी डायरेक्शन किधर होगा, अलॉन्ग E2। तो E का डायरेक्शन भी अलॉन्ग E2 और डाइपोल का भी डायरेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग E2, या फिर AB कह सकते हो, अलॉन्ग AB। तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। कहाँ पर, एक्सियल, ठीक है। इसका फिर सेकंड केस आता है। सेकंड केस में क्या होगा, डाइपोल है हमारे पास, AB माइनस Q प्लस Q, सेंटर, L लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल 2L। यहाँ से हमें जाना है इक्वेटोरियल पर, तो यहाँ हमारे पास कोई पॉइंट है P, तो फिर इसकी तरफ होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा फिर आपका E1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर हम इधर चलते हैं तो E2 किधर होगा, ये होगा। तो ये हो गया आपका E2 और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, इधर E नेट, ठीक है ना, इक्वेटोरियल ड्यू टू डाइपोल। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर मैं चलूँ तो मेरा ये किसका डायरेक्शन होगा, डाइपोल का। तो ये भी एक डाइपोल है, वो सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है भी, ये इसका क्या होगा, टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड। तो अगर दोनों को शिफ्ट कर सकते हैं तो ये तो हो गया आपका डाइपोल और ये हो गया आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि फाइंड द एंगल इसको कैसे बोलेंगे, हाँ जब पोजीशंस कहेंगे, इसको पोजीशन कहेंगे। चलो मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, फिर लैंग्वेज बनाना। जैसे मान लो कि ये आपका डाइपोल है, माइनस Q और प्लस Q सेंटर। तो एक्सेल किधर लेते हैं हम लोग, इधर लेते हैं ना एक्सेल, E एक्सेल। और इधर क्या लेते हैं हम लोग, E इक्वेटोरियल। तो इसका एंगल डाइपोल के साथ कितना है, 90, और इसका डाइपोल के साथ एंगल कितना है, 0। ये और उसमें लैंग्वेज का अंतर है, क्योंकि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसका एंगल डाइपोल के साथ 90 नहीं होगा,
यहाँ इक्वेटोरियल थोड़ा ही है। इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट पे ए इक्वेटोरियल निकाल रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे ई निकाल रहे हैं, नेट ई ड्यू टू डाइपोल निकाल रहे हैं। तो जब हम नेट ई एट थीटा इक्वल्स टू 90 निकालेंगे तो उसको कहते हैं ई इक्वेटोरियल। तो ये पोजीशन है, ये पोजीशन किसकी, इक्वेटोरियल की विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल। पोजीशन ऑफ ई, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पी पॉइंट की पोजीशन है। और ये किस पर निकाल रहे हैं, एट थीटा इक्वल्स टू 0, ये इसकी पोजीशन है। मुझे यहाँ कल्लू नहीं आया, नहीं गया, क्या हो गया उसे? सो ही रहा था, ऐसी कोई बात नहीं थी। हैं? सो ही रहा था भैया अभी। वो तो जाग रहा था, वो तो फोन उठाया था उसने। हाँ उठाया था, सो गया। चलो, ये आया समझ में, नहीं आया? पक्का लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना, पोजीशन वाली बात। फिर इसके बाद क्या था, फिर टॉर्क, फिर क्या पढ़ा था हमने, टॉर्क। तो टॉर्क को अगर हम अलग से पढ़ें तो टॉर्क कैसे पढ़ा जाएगा कि मान लीजिए ए बी कोई रॉड है, ठीक है ना, और ये कोई पाइवेटेड पॉइंट है, ठीक है, यानी फ्री टू रोटेट है, ठीक है। तो अगर तुम ए पॉइंट पर क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगाओगे, तो इसकी वजह से अबाउट ओ, ठीक है ना, यहाँ पे एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। हम ये कहेंगे मूवमेंट एट ए ड्यू टू फोर्स F1 अबाउट ओ। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, इसका फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अंतर है बेटा, भी इसी को टॉर्क कहते हैं। तो T1 आ गया कि इस पॉइंट पर कितना टॉर्क हो रहा है, तो इसके चारों तरफ घूमेगा ना ये, तो ये क्या हो गया आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये क्या हो गया आपका, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, और ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब क्लियर हुआ नहीं? और ये हो गया इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो गया फॉर्मूला टॉर्क का, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताओ समझ में आया नहीं आया? इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, टाउ 2 निकाल सकते हैं। ये क्या होगा आपका, टॉर्क कह दो या मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स यहाँ भी आएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट, हाँ एट बी अबाउट ओ ड्यू टू F2। तो क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा भाई, इनके यहाँ पे भी तो फोर्स लगेगी, मान लो यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रही है, ये F2 लग रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही रहेगा, और अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। बताओ समझ में आएंगे? अब ये जो दो फोर्स हैं, अगर तुम ध्यान से देखो F1 एंड F2, तो ये क्या है, F1 एंड F2 आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है ना। बताओ समझ में आएंगे? और दे फॉर्म कपल, दे फॉर्म, ये क्या बनाएंगे, कपल। दिस पेयर ऑफ फोर्सेस, या फिर कह दो दिस पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है ना, इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन, या फिर कह दो टर्निंग इफेक्ट। और ये
दिस फोर्सेस या दिस इक्वल एंड पैरेलल, दिस इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, ये इस पूरे को ही हम लोग क्या कहते हैं, येलो वाला जो है कपल। तो यानी अगर रोटेशन, टर्निंग इफेक्ट होना है, रोटेशन होना है, तो क्या होना चाहिए, कपल ऑफ फोर्सेस होना चाहिए, दो फोर्स होनी चाहिए। कभी भी रोटेशन हो ही नहीं सकता जब तक कि दो इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस नहीं होंगी। ठीक है, दो पैरेलल एंड अपोजिट फोर्स होनी चाहिए। टू पैरेलल इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर नेसेसरी फॉर रोटेशन। कहीं भी रोटेशन होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा, तो दो पैरेलल, हाँ, पैरेलल एंड अपोजिट फोर्स होनी ही चाहिए। तो ये ए था, ये बी था, और यहाँ क्या था, पाइवेटेड पॉइंट ओ। तो इस पॉइंट पर ये जो एफ फोर्स लग रही है, तो इसने एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करा, तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया, टाउ 1 कितना आया, वो F1 इंटू ओ ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बताओ समझ में आया नहीं? यहाँ पर एक फोर्स लगी, तो इसने एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करा, तो वहाँ से हमने क्या निकाल दिया, F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे निकालना है मूवमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू, या टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना है पूरी बॉडी में, ए बी में निकालना है, तो ड्यू टू कपल फोर्सेस, तो वो कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो। अब समझ में आया? वो ये जो हम टाउ 1 निकाल रहे हैं, ये किसी एक फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट है, और ये जो टोटल मूवमेंट किसी बॉडी में निकालते हैं, वो हमेशा दो फोर्सेस की वजह से होता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला और उसका फॉर्मूला अलग होते हैं। आया समझ में नहीं आया? तो इन्हें जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये F1 इंटू ओ ए और ये F2 इंटू ओ बी, और F1 F2 क्या है, इक्वल, तो FOA प्लस FOB, तो F क्या आ जाएगा, कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, OA प्लस OB, इसको लिख लेंगे F इंटू AB। तो अब ये देखो, ये पूरी बॉडी थी आपकी, कोई भी बॉडी ले लो अब दुनिया में, ठीक है ना। अगर इस बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है वो तुम्हें निकालना है, तो तुम्हारे पास ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं, इन दोनों में से कोई सी एक फोर्स लेनी है, और इन दो पैरेलल फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेना है। अब अंतर समझ में आया? पूरी बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट होगा, किसी बॉडी में किसी पॉइंट ए पर तुम्हें टर्निंग इफेक्ट निकालना है, इस पॉइंट का टर्निंग इफेक्ट निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, इस पॉइंट पर लगने वाली फोर्स, और कहीं ना कहीं तो ये घूम रही होगी, पाइवेटेड होगी, तो जिस पॉइंट पर पाइवेटेड है उस पॉइंट पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो ये तो हो गया तुम्हारा ऐसे समझो इसे कि ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट है, तुमने इसे क्या कर दिया, पाइवेट कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगी, ठीक है ना। ये क्या होगी तुम्हारी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है जी। आया समझ में नहीं आया? तो मैं इसको बोल देता हूँ, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, और इस पर आप क्या लगा रहे हो, F1 फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, थोड़ा सा इधर करके बनाता हूँ मैं इसे, ये हो गई तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और अगर वो तुमसे ये पूछने लगे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ओ है, अब वो तुमसे पूछे कि मूवमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F1 अबाउट ओ, इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स से लगने वाला जो मूवमेंट होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी ये वाला डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा। ये अब आया समझ में? तो क्या इस मूवमेंट की वजह से ये जो मूवमेंट आएगा टाउ 1 F1 इंटू ओ ए, क्या इसकी वजह से ये बॉडी मूव करने लगेगी?
रोटेट करने लगेगी? नहीं, ये रोटेट नहीं करेगी। सिंगल फोर्स रोटेट नहीं करती है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इस बॉडी पर एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी चाहिए, ठीक है ना। नमस्ते बेटा, लेट कैसे होगा? चलो, तो ये F1 फोर्स है और ये क्या है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस अकेली फोर्स की वजह से रोटेट नहीं करेगा, लेकिन इस फोर्स की वजह से इसके अबाउट एक मूवमेंट जरूर होगा। अब समझ में आया? तो मूवमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करा जा सकता है, लेकिन टर्न जो पूरी बॉडी में अगर कितना टर्न हो रहा है, पूरी बॉडी में कितना मूवमेंट हो रहा है, वो कपल से निकलेगा। यानी उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, दो फोर्सेस चाहिए। तो फिर इसकी वजह से देखो, इसके अंदर क्या ये टॉर्क निकला टाउ 1, और इसकी वजह से ये निकलेगा टाउ 2, और ये टाउ 1 टाउ 2 प्लस होंगे तो टाउ आएगा। ये कपल, ये मूवमेंट है कपल की वजह से, ये किसी सिंगल फोर्स की वजह से और ये सिंगल फोर्स की वजह से। इसकी वजह से इस बॉडी में रोटेशन होगा, ना कि इस सिंगल फोर्स की वजह से। तुम कोई भी, जैसे ढक्कन ही है, इसे खोलने लगो तो तुम एक सिंगल फोर्स से इसे नहीं खोल सकते, लेकिन ये फोर्स लगेगी तो इसके इस तरफ एक मूवमेंट तो प्रोड्यूस होगा। फिर इतनी फोर्स इधर लगानी पड़ेगी, और जब ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो देखो एक फोर्स इधर लगेगी, एक फोर्स इधर, तो ये क्या करेंगे, इसमें एक मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे बॉडी में, यानी पूरी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से टर्न कर रहा है। ये देखो ये, वरना ये देखो, ये एक मिनट ऐसे देखो, ये कर रहा हूँ ना मैं, ये तो ये वाली फिंगर इधर फोर्स लगा रही है, ये इधर लगा रही है, तो ये मेरी F1 फोर्स हो गई, F2 फोर्स हो गई, ठीक है। अब इसे जरा यहाँ देखो, मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। जिसे मैं घुमा रहा था वो यही तो था। तो इस तरफ एक फोर्स लग रही है F1, और इस तरफ एक फोर्स लग रही है F2। ये इनका डायमीटर है, ये इसका क्या है, सेंटर। तो ये जो सेंटर है O, ये पॉइंट A मान लो, ये B, तो यहाँ पर भी तो एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसको मैं टाउ 1 कहूँगा अबाउट O। तो ये लाइन ऑफ, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ F1 फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो T1 हो गया, लेकिन इस टॉर्क की वजह से ये मूव नहीं करेगा। और फिर इसकी वजह से जो यहाँ जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा, टाउ 2, ठीक है ना। इसकी वजह से मूव नहीं करेगा। इन दोनों फोर्सेस की वजह से, F1 एंड F2 की वजह से, जब F1 F2 दोनों एक साथ लगेंगे, दो इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस, तो कपल बनेगा, और ये कपल से एक मूवमेंट ऑफ फोर्स निकलेगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू कपल। और वो कितना होगा, इन दोनों पैरेलल फोर्सेस में से किसी एक फोर्स को ले लो, और इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं ऐसे कहूं कि आइदर फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू कपल, तो आइदर फोर्स या F1 या F2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फोर्स। या तो मैं ऐसे कहूं, या मैं ऐसे कहूं कि मोमेंट ऑफ फोर्स एट A अबाउट O प्लस मोमेंट ऑफ फोर्स एट B अबाउट, सॉरी, ये मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू कपल है। ये तो मैंने पीछे प्रूफ ही कर दिया तुम्हें, इसे ऐसे समझो, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू कपल इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2। और ये क्या था आपका, मोमेंट ऑफ फोर्स एट ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स एट A ड्यू टू F1 अबाउट O, और ये मोमेंट ऑफ फोर्स एट B ड्यू टू F2 अबाउट O। अब आया समझ में, नहीं आया ये? तो मूवमेंट ड्यू टू कपल और मूवमेंट ड्यू टू अ सिंगल फोर्स में अंतर है। अब आगे बात समझ में नहीं है? ये सिंगल फोर्स वाला टॉर्क वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। कौन सा वाला टॉर्क करेगा, जो ड्यू टू कपल है, ड्यू टू टू पैरेलल फोर्सेस है। समझ में आई ये बात या नहीं आई? तो फिर कोई ये कह सकता है मुझसे कि अगर ये दरवाजा है आपका, ये गेट है, तो गेट में हिंजेस होते हैं,
ये इसमें हैंडल होता है, तो इस हैंडल पर आप एक F फोर्स लगाते हैं और दरवाजा क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तो फिर इसमें तो एक ही फोर्स से रोटेट हो रहा है, जबकि रोटेशन तो सिंगल फोर्स से होना नहीं चाहिए। तो बताओ फिर दूसरी फोर्स कहाँ है इसमें? बताओ, ये बताएंगे, इन्हें आता नहीं, तुमने तो पढ़ा कहा पहले। बताओ एक्चुअली क्या होता है कि अगर मेरे पास ये बॉडी है और इस बॉडी पर मैं ये यहाँ पर फोर्स लगाऊं या यहाँ पर फोर्स लगाऊं या यहाँ पर, बताओ इस बॉडी में क्या होगा? लीनियर मोशन होगा। यहाँ पर ये बॉडी सीधी चलेगी आगे की तरफ। लेकिन अगर मैं इसी बॉडी में कहीं किसी पॉइंट को फिक्स कर दूं, पाइवेटेड एट अ पॉइंट, तो फ्री टू रोटेट, तो फिर अगर तुम यहाँ फोर्स लगाओगे तो ये ऐसे घूमेगा। देखो मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ी फ्रिक्शन वाली सरफेस हो रही है, वरना तो ये लो, देख रहे हो, ये इसमें जरा थोड़ा सा ये आ रहा है। कोई और स्मूथ सा वो हो, कैप हो, मतलब पेन हो तो दे दो। देखो चले, ठीक है। ओहो चल जा भाई, सही है, सही है। तो अगर कोई बॉडी कहीं भी पाइवेटेड नहीं है और उस पर आप कोई फोर्स लगाओगे तो उसमें कैसा मोशन होगा? लीनियर मोशन, ठीक है ना। ये है, अगर आप इसमें फोर्स लगाओगे तो लीनियरली मूव कर रही है, लीनियरली मूव करेगी। देखो यहाँ नहीं करी, उसका रीजन बताऊंगा मैं भी, वरना करनी चाहिए अगर ये स्मूथ सरफेस होगी तो, क्योंकि फ्रिक्शन काम कर रही है, ठीक है ना। क्लियरली समझ में आया? एक सिंगल फोर्स लीनियर मोशन प्रोड्यूस करती है, एक या दो या तीन वो लीनियर मोशन ही प्रोड्यूस करेंगे अगर बॉडी फ्री टू रोटेट है, वो फ्री है, मतलब पाइवेटेड नहीं है। अब मैं अगर इसे पाइवेट कर दूं और अब मैं एक फोर्स लगाऊं तो अब हमेशा क्या होगा? इधर पाइवेट हो गया ना, तो अब ये क्या करेगी? रोटेट करेगी, करेगी नहीं करेगी? तो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि जब तुम इधर एक फोर्स लगाओगे, जब तुमने इधर एक फोर्स लगाया तो क्योंकि इधर ज्वाइंट है तो अपने आप ही अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगी। आया समझ में? नहीं आया? लेकिन इस तो यहाँ F2 लग गई और यहाँ क्या लग गया? F1, और इन दोनों के बीच में क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये दो पैरेलल फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ इस सिंगल फोर्स की वजह से जब तुम मूवमेंट निकालोगे ना τ1, तो वो F इंटू AB आएगा, यानी ये ही आपका क्या है? कपल की वजह से है। लेकिन ये आ तो सिंगल फोर्स की वजह से रहा, क्यों? क्योंकि जब F2 फोर्स की वजह से ये निकालोगे तो ये 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें फॉर्मूला देखो, ये क्या फॉर्मूला लगाया हमने? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलती कर रहा हूँ फिर से, ये गेट है आपका, ठीक है ना, या ये कोई बॉडी है। अगर मैं इसे यहाँ से पाइवेटेड कर दूं तो एक फोर्स, और मुझे ऐसे ऐसे घुमाना है तो मुझे एक फोर्स इधर लगानी पड़ेगी, एक फोर्स इधर, तो ये दो पैरेलल फोर्स मिलके क्या बनाएंगे? कपल, जिसकी वजह से रोटेट करेगा। और मैं तुम्हें जब से यही समझा रहा हूँ कि सिंगल फोर्स बॉडी को रोटेट नहीं कर सकती है, सिंगल फोर्स बॉडी को रोटेट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन गेट वाले केस में अगर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं तो ये मूव कर रही है, ऐसा तुम्हें दिख रहा है, जबकि यहाँ पर दो फोर्सेज लग रही हैं। एक फोर्स ये वाली लग रही है और एक फोर्स जहाँ पे हिंजेस है ना, मतलब जो ज्वाइंट है, मतलब जैसे यहाँ फोर्स लगाओ जरा, तो ये मूव करेगी नहीं करेगी? और अगर ये इधर फिक्स ना होता तब इधर से जरा खींचो, ये तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। गेट किसी के ऊपर कब गिरता है? जब वो हिंजेस लूज हो जाते हैं। तो जब उसे तुम अपनी तरफ खींचोगे तो वो तुम्हारे उसमें कैसा मूवमेंट हो जाएगा? फिर लीनियर मोशन। और वो अगर एक तरफ फिक्स है तो कौन सा मोशन होता है? रोटेटरी मोशन। और रोटेटरी मोशन मैंने बताया था कि जब तक दो पैरेलल फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन बना लेंगे तब तक होगा ही नहीं। तो यानी यहाँ भी दो फोर्सेज लग रही होंगी, तो एक फोर्स इधर लगेगी और एक हिंजेस पे लगेगी। मतलब आया समझ में? नहीं आया? लेकिन अब कंफ्यूजन वाली बात यह है कि अगर इस गेट की ही चर्चा करोगे तुम मुझसे, तो इसमें तुम पूछो मुझसे, तो पूछोगे नहीं तुम। ये गेट है आपका, ये हिंजेस हैं आपके, ये हैंडल है आपका H, तो इस पर एक फोर्स लगाओगे F, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली फोर्स ऑफ रिएक्शन लगेगी यहाँ पर। तो बताओ दो पैरेलल फोर्स लग रही हैं या नहीं लग रही हैं? ये F1 फोर्स लग रही है और ये F2, दोनों इक्वल हैं। ये आपका पाइवेट, अब मैं इनके बीच में एक रॉड, मतलब एक डिस्टेंस इमेजिन कर लेता हूँ। तो बताओ ये पाइवेटेड पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट कैसा हो गया? A, ठीक है ना। तो A पॉइंट पर फोर्स लग रही है, जबकि हम पढ़ करके आए थे कि एक A पॉइंट होता है, एक B पॉइंट होता है और एक क्या होता है आपका? पाइवेटेड पॉइंट। ये जो पाइवेटेड पॉइंट है शिफ्ट होकर कहाँ चला गया? बताओ B पर चला गया, यानी B और O एक जैसे एक कॉन्साइड कर रहे हैं।
तो एक मोमेंट प्रोड्यूस कहाँ होगा, ए पर, और एक मोमेंट प्रोड्यूस कहाँ होगा, बी पर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये होगी ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, गेट यहीं तो घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ये क्या हो गया तुम्हारा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बताओ इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, ए बी। तो F1 कितना हो गया, ये सॉरी टाउ 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, F1 इंटू ए बी हो जाएगा, या फिर मैं इसे कह दूं F1 इंटू ओ बी, ओ ए, क्योंकि बी और ओ एक साथ ही कॉन्साइड कर रहे हैं। अब जब तुम ये जो सेकंड वाली फोर्स है F2, इसकी वजह से ये निकालोगे, तो फिर से फॉर्मूला क्या लगाओगे, F2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब जरा मुझे ये बताओ कि टाउ 2 के लिए जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो F2 की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है आपकी, F2 यहाँ लग रही है, तो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, ये ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ये, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 0। तो इसलिए ये जो टाउ 2 होगा ये कितना हो जाएगा, 0। तो जब कपल की वजह से मूवमेंट निकालोगे पूरी बॉडी में, टाउ 1 प्लस टाउ 2, तो टाउ 1 प्लस 0, तो वो टाउ 1 के इक्वल ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका आंसर टाउ 1 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ F1 फोर्स की वजह से बॉडी मूव कर रही है, उस पे F2 फोर्स भी लग रही है। वो बात अलग है कि F2 फोर्स कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही इसमें, बट अगर अभी भी तुम F2 फोर्स 0 मतलब इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा, लेकिन अगर तुम इसे 0 कर दो ना, ये हिंजेस को हटा दो यहाँ से, ये जो मैं यहाँ पे इसे सपोर्ट दे रहा हूँ ना, ये हटा दूं, तो ये लीनियर मोशन करने लगेगा, ना कि रोटेटरी मोशन। तो ये फिर इस बात को साबित करने के लिए है कि कोई भी बॉडी जब रोटेशन करेगी, तो वो कब करेगी, जब वहां पर एक पॉइंट क्या होगा, पाइवेट होगा, यानी फिक्स होगा। तो एक फिक्स होना बहुत जरूरी है, वरना वो कौन सा मोशन करे जाएगी, वो लीनियर मोशन करेगी। तो रोटेटरी मोशन के लिए कंडीशन फिक्स है कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, पंखा रोटेट करता है, बीच में एक रॉड लगी हुई है, ये रॉड क्या है, इसका पाइवेटेड पॉइंट है। ये गेट रोटेट करेगा क्योंकि इसमें हिंजेस लगे हुए हैं, समझ रहे हो नहीं, क्लियर हुई बात। तो दो फोर्सेज ही रोटेशन प्रोड्यूस करेंगी। ताला खोलोगे तो एक उंगली से ताला नहीं खोल सकते, स्कूल में पानी पिया होगा तो एक उंगली से टैब नहीं चला सकते, अगर चलाओगे तो फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा वहां पे। जैसे इस पर मैं ये फोर्स लगा रहा हूं, तो तुम कहोगे कि देखो सिंगल फोर्स ने इसमें रोटेशन नहीं, इसका पाइवेटेड पॉइंट कैसे मिल गया इसे, इसका एक पॉइंट फिक्स कैसे हो गया रोटेशन के लिए, फ्रिक्शन की वजह से। आगे बात समझ में नहीं आई। वन अगर बिल्कुल स्लिपरी होगा तो बस आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगाओ, उसमें रोटेशन ही होगा, लीनियर मोशन प्रोड्यूस होगा। बताओ क्लियर हुआ नहीं। तो अब देखो, क्योंकि हमने 11th नहीं पढ़ी है, तो ये 11th का टॉपिक ऐसे हमें बीच बीच में पढ़ना पड़ेगा, मतलब। और ये उससे भी, क्योंकि 11th पढ़ाई इसलिए आती है वो 12th में काम आ जाए। अब हम स्पेसिफिक जहां यूज होगी वहीं सारा कर लेंगे, तो हम ना ज्यादा पढ़ेंगे ना कम पढ़ेंगे, हम उतना पढ़ेंगे जितना वो हमारी जरूरत का है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, ठीक है। नहीं तो देख दो, एग्जाम न्यूमेरिकल्स वगैरह अपने आप बना लेना, इस पे बना लोगे नहीं बना लेंगे। और क्या डिफरेंस क्रिएट करने, मतलब अपने आप को क्या समझाने की कोशिश करोगे कि ये पाइवेटेड पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, और ये क्या है आपका बी पॉइंट। यहाँ पर F1 फोर्स लग रही है, यहाँ पर F2 फोर्स लग रही है, तो इसकी वजह से टाउ 1 होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O ड्यू टू F1 एट A। इस A पॉइंट पर कितना मोमेंट प्रोड्यूस हुआ F1 फोर्स की वजह से अबाउट O, क्योंकि O के चारों तरफ घूमेगी ना ये बॉडी, तो वो कितना होगा, यहाँ पर लगने वाली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन, ये किसकी वजह से निकाल, इसे लिखो, चलो इसे लिखो, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F1 है ये, और वो जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, वो है मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू कपल। और कपल का मतलब है F1 एंड F2 दोनों फोर्सेस की वजह से है वो। जब सिंगल फोर्स की वजह से मूवमेंट निकालोगे तो क्या होगा, वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताओ समझ में आया नहीं आया। इसकी हेल्प से टाउ बनाएगा, इस फिर टाउ 2 भी यही फॉर्मूला है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन जब तुम मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू कपल निकाल लोगे टाउ, तो वो क्या होगा, वो टाउ 1 प्लस टाउ 2 होगा। तो इसमें F इंटू ओ ए हो जाएगा प्लस F इंटू ओ बी हो जाएगा, F कॉमन आ जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी हो जाएगा। और यहाँ से डेरिवेशन हुआ कि दोनों फोर्सेस की वजह से जो मेरा मूवमेंट ऑफ फोर्स आ रहा है पूरी बॉडी में, वो आइदर फोर्स मतलब F1 या F2 में से कोई सी भी एक फोर्स, तो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोनों जो फोर्स हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब समझ में आया डिफरेंस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ दोनों में? एक हाँ मतलब क्रिएट भी तो है ना कि दोनों में डिफरेंस है, इन्हें पता नहीं चल रहा था कि दोनों में डिफरेंस है, इसलिए कहा डिफरेंस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, कि तुम दोनों को अंतर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो डिफरेंस क्रिएट करना है इन्हें। ठीक है, कि ये मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सिंगल फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F1 एंड F2 कह दो या इसे कह दो कपल, ये अलग अलग बातें हैं। इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यूज करते हैं वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसमें वो इसी की हेल्प से आता है डेरिवेशन, वो दो पैरेलल फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या इस सिंगल फोर्स की वजह से कोई मूवमेंट प्रोड्यूस, उसमें मूवमेंट थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कोई मूवमेंट नहीं होगा। मतलब जैसे मान लो मैं इस पर 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं और ये बॉडी चल रही है क्या? अभी नहीं चल रही ना। फिर तुम आए और तुमने इस पर 2 न्यूटन फोर्स और लगाई और ये चलने लगी, तो मेरी 20 न्यूटन से ये चली तो नहीं थी, लेकिन जब इसने 2 लगाया तब तो मेरी फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है इसे चलाने के लिए या नहीं? या फिर ये कहोगे कि इसकी 2 से ही चली? लाइफ में सब ऐसे ही तो करते हैं, अपने आप 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन 2 की तो जरूरत होती है, तिनके के सहारे की जरूरत, लेकिन जब वो तिनका आके उसे लगाता है वो चलने लगता है तो कहते हैं मैंने चलाया, कि तूने बस जरा सी तो हेल्प करी थी मेरी। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी लाइफ की या नहीं आएगी इसे पढ़ने से? तो अहंकार नहीं आएगा, वरना अहंकार आ जाएगा। उस 2 न्यूटन फोर्स का भी तो सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि चल तो रही नहीं है ना, वो 2 न्यूटन फोर्स तो चाहिए हमें। तो इसलिए जब इस बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होगा, तो वो जब F1 फोर्स लगी तो इसकी वजह से भी एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से भी एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, इन दोनों की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ उसे कहेंगे टॉर्क ड्यू टू कपल। ठीक है ना? और वो एक्चुअल में टॉर्क है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है ना? ये जो इसके अबाउट यहाँ है एक टॉर्क है, लेकिन ये इसे रोटेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सिंगल फोर्स की वजह से है। यहां पर जो वो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं उसे, टोटल मूवमेंट ऑफ पूरी बॉडी का टोटल मूवमेंट कैलकुलेट कर लिया, वो किसी पॉइंट के इर्द गिर्द कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे तुम इसे ऐसे समझो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है ना? इस बॉडी में अलग अलग मास होंगे या नहीं होंगे, अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, सबके अपने अपने मास होंगे या नहीं होंगे? ठीक है। ये कोई मास है m1, बताओ इस पर ग्रेविटी लग रही है या नहीं लग रही है? तो इस पर एक फोर्स लगेगी जिसे मैं m1g कहूंगा, इस पार्टिकल की, सिर्फ इस पार्टिकल, इस बॉडी की नहीं, इस पार्टिकल की। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये दूसरा पार्टिकल है m2, तो इसकी वजह से भी इस पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी जिसे वेट ऑफ दिस पार्टिकल कह दो, ग्रेविटी की वजह से। तो ये फोर्स इसमें कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी बताओ? ऐसे एंटी क्लॉक। और ये कैसा करेगा? क्लॉक। तो ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जब मैं किसी बॉडी को छोड़ देता हूं, जैसे मैं ये बॉडी है इसे छोड़ दिया तो ये गिरी, तो ये किसकी वजह से गिरी? पूरी बॉडी के मास की वजह से गिरी। इसमें एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पर इसका पूरा मतलब इस पूरी बॉडी को ऐसे ना पकड़कर मैं इसे अगर वहां से पकड़ लूं तो ये गिरेगी नहीं। यानी इस पूरी बॉडी के जो m1 m2 m3 m4 ये ऐसे पार्टिकल्स हैं, उन सब का मास कहां पर कंसंट्रेटेड है? इस पॉइंट पर। तो उस पॉइंट पर क्यों कंसंट्रेटेड है? क्योंकि बाकी सारों की वजह से होने वाला टॉर्क और इन सब से होने वाला टॉर्क, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना? वो सब क्या है? इक्वल है। तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। जब ऐड करेंगे तो टोटल मूवमेंट बॉडी में कितना प्रोड्यूस हो रहा है इस समय बताओ? 0। लेकिन मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं तो ये इधर चला जाएगा, क्योंकि इस साइड वाला मूवमेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। इधर करूंगा तो इधर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई है बात या नहीं हुई? तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं, प्रिंसिपल मूवमेंट। हाँ भाई, और कुछ थोड़ी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ही कहते हैं ना।
जी मैम। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये ऐसा होता है कि अगर ये कोई बॉडी है और ये कोई पॉइंट लिया तुमने, तो इधर की तरफ एक ही फोर्स लगनी थोड़ी जरूरी है, और भी तो लग सकती हैं, और इधर मान लो F2 फोर्स लग रही है, तो इसकी वजह से कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस होगा? दो टाइप होते हैं मूवमेंट के, बताओ ये कैसे घूम रहा है? ये बॉडी अगर इधर में वेट ज्यादा रख दूंगा, सीसॉ तो देखा होगा ना भाई, इधर में ज्यादा तो इधर जाएगा ना, तो कौन सा वाला मूवमेंट हो गया ये बताओ? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इधर अगर मैं करूंगा तो कौन सा होगा? क्लॉकवाइज। अब जरूर थोड़ी एक ही फोर्स हो, यहाँ और भी तो फोर्सेस हो सकती हैं, यहाँ भी और भी फोर्सेस हो सकते हैं, तो इन सब का टोटल करूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, टोटल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इधर क्या आ जाएगा? टोटल सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है? कि ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आया समझ में? नहीं आया? अब वो कहेगा इसका एक एप्लीकेशन बताओ, इसे कहाँ यूज करते हैं हम, इसको बताओ कहाँ यूज करते हैं हम इस प्रिंसिपल को बताओ। सीसो में, तराजू में नहीं करते? बीम बैलेंस करते नहीं करते? तो पलड़े कैसे बनाते हैं? ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होता है और इसका वेट इसके, तभी तो ये आपस में इक्वल होते हैं। फिर अगर इसमें 1 kg का वेट रखोगे तो इसमें 1 kg पोटैटो या टमाटो रखने पड़ेंगे, क्योंकि अब इनकी वजह से अब ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब इनकी वजह से होने वाला क्लॉकवाइज मूवमेंट और इनकी वजह से होने वाला एंटी, वो आपस में इक्वल। इट मींस इनके अंदर रखा हुआ वेट क्या है? इक्वल, क्योंकि पहले से ही हम इसे क्या कर चुके हैं? इक्वल। तो जो दुकान वाले होते थे पहले, वो चीटिंग कैसे करते थे? वो चीटिंग ऐसे करते थे कि वो इस डिस्टेंस को या तो क्या कर देते थे? ज्यादा कर देते थे और इसको कम कर देते थे। तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर ये डिस्टेंस बढ़ा, ये डिस्टेंस क्या हुआ? इंक्रीज, तो बताओ ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो यानी यहाँ तो 1 किलो रखा हुआ है, यहाँ तुम्हें कितना मिलेगा? 500 ग्राम ही मिलेगा। अब आगे समझ में बात नहीं आई? तो जरूरी तो है ही पढ़ना लिखना, नहीं तो बैल बुद्धि रहोगे। और कोई बता दे कि तुम बैल बुद्धि हो तो और मजे की बात, और गुस्सा बगा। जानवर यही तो कह रहा है, जब उसे कोई बता दे कि तो बैल बुद्धि, तो अपना सिर किस में मारो? खुट्टे में मारो। तुम देखो ना, जानवर को खुट्टे में मारो जाएगा, दीवार में मारो जाएगा सिर। तो जानवर की यही तो पहचान है, और कोई पहचान थोड़ी है। जैसे पाकिस्तान कर रहा है, भारत ने कितनी बार समझाया उसे, तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मकसद ही है, ये चरित्र है। जैसे दुर्योधन का था, कह रहा है 5 गांव दे दे इन्हें, मत कर। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेरा मकसद ही है, तो उसका चरित्र है। अब ऐसे लोगों से कैसे लड़ोगे तुम? और तुम सोचो तुम ऐसे बन जाओ तो फिर तुमसे कौन लड़ेगा? तुम्हें बचना पड़ेगा ना फिर। इसी को अज्ञानी और ज्ञानी कह दो, या इसी को कुपड़ा और पढ़ा लिखा कह दो, बहुत मुश्किल। और अभी नहीं आएगी तुम्हें समझ में, तुम 30s 40s में जाओगे तब आएगी तुम्हें समझ में। आएगी कैसे? अगर तुम वैसे बन गए तो क्यों आएगी? तुम दुर्योधन बन गए तो क्यों आएगी? फिर तो मृत्यु संज्ञा पे ही जाओगे, फिर तो वहीं जाकर ही। मृत्यु का मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं होता, ऐसा नहीं है कि तुम्हें लग रहा हो कि हमारे अंदर से जान चली जाएगी। बहुत बेइज्जती होगी, बहुत निचलापन देखना पड़ेगा, कोई नहीं होगा वहां पे, चाहे तुम्हारे पास कुछ भी हुई हो। पाकिस्तान में कोई गरीब आदमी थोड़ा ही है जो लड़ रहे हैं, हालत देखो उनकी कैसी हो रही। 2-2 3-3 हजार बीघे जमीन है उनके पास, 5-5 हजार बीघे भी होगी। मतलब जो लोग लड़ रहे हैं, जिनकी वजह से लड़ाई हो रही है, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, वो पैसे से कमजोर लोग थोड़े ही हैं। पैसे से तो आम आदमी कमजोर है वहां, लेकिन लड़ रहे हैं ना, फिर भी परेशान है, बेइज्जती हो रही, कोई भगा दे। पाकिस्तान पासपोर्ट देख के भाई साहब बेइज्जती कक्षा तक उतरवा लें। उनके प्रधानमंत्री का चेकअप करा था उन्होंने, मतलब उन तक भी ट्रस्ट नहीं है उन्हें। मतलब पाकिस्तान के मुख्य प्रधानमंत्री का, तो छोटे मोटों की तो हालत क्या वहां। पाकिस्तान का कोई भी नेता बिना सिक्योरिटी के अफगानिस्तान में घूम नहीं सकता, मतलब मार देंगे उसे। और हमारे यहाँ के लोग अफगानिस्तान में जामे वे हिंदू सुन के एकदम, मतलब हिंद कहते हैं ना वो सबको ही, मतलब गले से लगा लें वे। इंडिया ने कुछ करा होगा वहाँ, जेस्चर दिया, इंडिया बहुत समय से मेहनत कर रहा है वहाँ पे। इंडिया से बस एक ही बार गलती हुई, दूसरी के खामियाजा इंडिया ने भुगता। श्रीलंका में इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च करे, वहाँ पे लोग ये पागलपंती करी इन्होंने। उसकी सरकार थी, क्या नाम है उसका, राजीव गांधी की। चलो ये क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ? हो गया क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्लियर हो गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा है कि एक्चुअली अगर मैं कहूंगा कि इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालो, तो टोटल मूवमेंट की बात कर रहा है और उसकी बेसिस में रोटेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब मैं उसे कैलकुलेट करने जाऊंगा तो इसके हर एक पॉइंट पे एक मूवमेंट हो सकता है, उसकी जो इस पॉइंट पे मूवमेंट होगा उसकी सिंगल उसकी वजह से रोटेट नहीं करेगा।
लेकिन उसका योगदान है, ठीक है। और कपल तो चाहिए ही चाहिए, मतलब कपल बनना चाहिए, मतलब कपल बनने का मतलब है कि दो पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए। इसका ये मतलब भी है कि यहाँ पर F1 फोर्स लग रही हो, यहाँ पर F2 लग रही हो, यहाँ पर F3 लग रही हो। नैतिक बताओ इसमें कपल बना या नहीं बना, ये बताओ। ये A है, ये B है, ये O है, कैसे बन गया भाई? तुम बताओ, वो तुम बताओ भाई कैसे बना कपल? कपल बन रहा है इसमें या नहीं बन रहा? अबाउट O कपल बन रहा है या नहीं बन रहा है? यहाँ F1 F2 F3 और यहाँ पे F5, 5 फोर्सेस लग रही हैं इस बॉडी पे। बताओ कपल बना या नहीं बना? नहीं। क्यों? कपल उस बनने के लिए दो पैरेलल फोर्सेस की जरूरत है, और यहाँ पे दो पैरेलल फोर्सेस नहीं लग रही हैं। अगर तुम्हें समझ में आ गया? नहीं बना? पक्का नहीं बना है। बना। कैसे बना बताओ? दो पैरेलल फोर्सेस तो लग रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। दो पैरेलल एंड पैरेलल और अपोजिट होनी चाहिए ना भाई। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे ये बताओ? ये तीनों फोर्सेस मिलकर क्या करेंगे? इधर की ये तीनों मिलकर एक F फोर्स ही तो लगेगी, और ये सिंगल फोर्स इधर लगेगी, ठीक है ना। तो इनसे कपल थोड़ी बनेगा, कपल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो थोड़े समय में ये एक तरफ झुक सकता है, ये रोटेशन नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर ये फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा दूं तो अब एक फोर्स ही होगी और इनसे मिलने वाली एक फोर्स ही होगी। अब ये कैसी फोर्स हो गई आपकी? दो पैरेलल एंड इक्वल फोर्सेस और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब इससे कपल बनेगा। अब इसमें रोटेशन हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हमारा। तो भैया कोशिश करो डंगर ना बन जाओ तुम, ठीक है जी। क्या कर दिया मैंने? श्रियांश ये क्या डंगरों की आवाज निकाल रहे हो? तुम्हें तमीज नहीं है? क्लास में बैठ के तुम पिटाई करनी चाहिए। श्रियांश बोलो तुम अपसेंट हो, इधर बोलो, इसमें माइक में बोलो ना तुम अपसेंट हो, बोलो। ब्रह्मोस पर रख कर पाकिस्तान भेज दूंगा। ब्रह्मोस मिसाइल। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? पाकिस्तान घूमना हो उस टाइम घुमा सकता हूँ भाई। तो इधर पॉजिटिव होगा ना, उल्टा बना दिया ना हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। बताते भी ना है मुझे कि मैंने गलती कर दी। टोर तो पढ़ लिया मैंने भैया, ऐसे नहा के दिखाते हैं भैया टोर ऐसे। चलो छोटी मोटी बातों पे वो नहीं। इसमें एक डाइपोल रख दिया मैंने, ठीक है नहीं, ए बी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या रखेंगे? पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत? और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ए। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। KQ/R²। तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन बताओ। A around a charge under which it can influence another charge. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बताओ। Force applied per unit charge by the source charge on a unit positive test charge. गलत करते हैं। देखो फोर्स पर यूनिट चार्ज तक की डेफिनेशन सही थी, और ये चार्ज कौन सा होता है? टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर ये चार्ज क्या होगा? फिर ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, तो ये टेस्ट चार्ज हो गया। तो इस वजह से इस पॉइंट पर अगर तुम्हें फोर्स निकालनी है तो E = F/Q करोगे, और ये F कितनी हो जाएगी? QE। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? तो यानी इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, उसको मैं कहूँगा F1, और वो कितनी होगी? QE। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है। और डायरेक्शन ये होगा, ये समझ में आ गया? क्योंकि ये पॉजिटिव इसे अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट, और इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये F2 फोर्स हो गई, और ये क्या हो जाएगा? QE। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अभी हमेशा याद रखना, डायरेक्ट भी याद रखना, डेफिनेशन से भी, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर Q चार्ज रखोगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि QE के इक्वल होगा, क्योंकि E का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब ये चार्ज कितनी फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स कितनी हो गई? Q × E।
बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? जी ये किन बच्चों के क्लियर नहीं हो पाता? जिनके वो पेन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कि एक पेन 10 रुपए का तो 40 पेन कितने के। बहुत चीजें, बहुत ऐसी चीजों से रिलेटेड हैं जिनका तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन सी चीज मैंने मतलब वही है ना, प्रैक्टिस नहीं करी। जैसे कई बार जब तुम क्रिकेट खेलते हो ना, तो तुम्हें बस क्या करना होता है कि जब प्रैक्टिस करो ना, तो जब बॉलर छोड़े, बॉलर बॉलिंग करे तो बैट लेके भी मत खड़े हुए हो, या खड़े हुए करो तो बैट से कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हें उसके एक्शन में हाथ पर ध्यान रखना है। बॉल रिलीजिंग पॉइंट क्या है, ये है या ये है। जब आगे फेंकता है तो बॉल, उसका हाथ कहाँ जाता है, जब बाउंसर मारता है तो हाथ कहाँ से रिलीज हो रही है, टिप कहाँ खा रही है, टिप खाने के बाद बॉल कितनी ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से तुम उसका बाउंस चेक कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप पीट सकते हो उसे। ठीक है, हम तो शुरू में ही जाके के साथ मारेंगे, तो ना हमें रेशियो प्रोपोर्शन आता, ना हमें फ्रैक्शन आता है, ना हमने वहाँ प्रैक्टिस करी। आता भी है तो इतना पता है कि फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बट प्रैक्टिस नहीं है, हमारी कमांड नहीं है उस पर। ठीक है, तो एकदम से फॉर्मूला मेकिंग आता नहीं है तुम लोगों को। हमारी बुक में एक चैप्टर फॉर्मूला मेकिंग, उससे फिर बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत दिमाग चलाता है वो। ठीक है, बहुत छूटा हुआ है ना तुम्हारा भी पीछे का, तुमने कल उस दिन भी पढ़ा हो, तो तुम्हें जब तुम छोटे बच्चे की क्लास में तो तुम्हें लगाओ काफ़ी कुछ जान, इसलिए दिमाग सुस्त है तुम लोगों का, इसलिए तो तुम अड़ते हो सब। जो भी मेरे पास बचपन से पढ़ेगा ना, वो नहीं अड़ेगा, वो उसको क्रिस्टल क्लियरिटी आएगी मतलब। और तुम में सबसे ज़्यादा अभागे भाई साहब ये बैठे हैं, ये तो नर्सरी से है मेरे साथ, बट पढ़ाई नहीं करी मुझसे। चलो अब पढ़ लो, अगर अब तक नहीं पढ़े तो। इसको पता ही नहीं है चाचा कैसे पढ़ा सकते हैं। चले आगे। और ये सब बस क्या कहें। चलिए, यहाँ तक सब क्लियर हुआ है, नहीं हुआ कोई दिक्कत? अब ये जो डाइपोल रखा हुआ है, तो कहेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डाइपोल, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है। कितना एंगल पर रखा हुआ है? थीटा। तो बताओ इस डाइपोल पे दो इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं या नहीं लग रही हैं? तो ये क्या बनाएंगे? कपल। और कपल क्या प्रोड्यूस करेगा? इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। करेगा नहीं करेगा? बताओ। इसकी वजह से ये किधर की तरफ जाएगा? क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से भी क्लॉक। तो अब दोनों का क्लॉकवाइज हुआ, जब तो ये प्लस हो गए, इसमें एक क्लॉकवाइज में घूमेगा। आगे बात समझ में नहीं है? अब इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये कौन, अगर मैं सिर्फ इसके, अब या तो अब तुम दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, या तो तुम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो टाउ 1, और इसके अबाउट निकाल लो, तो फिर तुम्हें बीच में एक वो भी चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो तो है नहीं हमारे पास, वो तो हमें पता नहीं चलेगा कहाँ है, क्योंकि दे नहीं रखा। तो हमारे पास क्या है, वरना फिर इन्हें दोनों को प्लस करते, टाउ 1 टाउ 2, और ये टोटल टाउ आ जाता। बताओ क्लियर हुई ये बात या नहीं? तो अब लेकिन इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि दो फोर्स कपल बनाती हैं, तो उसके लिए क्या करो, इन दो, जो ये दो फोर्सेस हैं, ये दो फोर्सेस हैं, है ना, और इन दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? या तो ये होगा या फिर ये होगा। समझ में आ गई बात? नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये A है, ये B है, मैं इसको क्या बोल देता हूँ? मैं इसको C बोल देता हूँ। सही है, सही है। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये भी क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। तो बताओ ये एंगल थीटा है, तो फिर ये भी कितना होगा? थीटा। तो ये जो ABC है ट्रायंगल दिख रहा है, और इसमें हमें क्या निकालना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? या साइन थीटा? हाँ, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना होगा आपका? 2L। आगे बात समझ में नहीं आई? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा? 2L इंटू साइन थीटा। बताओ समझ में आई या नहीं आई? तो इसमें लगा सकता हूँ मैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC मुझे निकालना है, ठीक है ना, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा? 2L। तो बताओ BC की वैल्यू कितनी होगी? 2L साइन थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो? और टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम लोग? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि ये टॉर्क ड्यू टू कपल है। ठीक है, तो F इनटू ये कितना हो जाएगा बताओ? 2L साइन थीटा। ये हो जाएगा F इंटू 2L साइन थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? F हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना? QE। कितना निकाल चुके हैं? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पर तुम कोई भी चार्ज रखते हो, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो हमेशा QE होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट। तो फोर्स क्या होगी? Q इंटू E। इससे पता चलता है कि अभी भी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो फिर टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी QE
क्यू ई आ जाएगा एफ की जगह, और ये क्या है 2L साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये Q इंटू 2L ये क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, तो टॉर्क इसके इक्वल हो जाएगा E P साइन थीटा। हम इसको वैसे क्या लिख रहे थे, P साइन थीटा। क्या लिख रहे थे, बताओ कोई दिक्कत हो तो पक्का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और ये साइन थीटा मतलब वैसे यही सही रहेगा, ठीक है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और साइन थीटा आ गया, यानी इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, ये इस वेक्टर क्वांटिटी के परपेंडिकुलर होगा। और हाँ, तो यानी जब भी हम तो अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये फिर इसके वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। तो क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, E इंटू पी का क्रॉस प्रोडक्ट। बताओ समझ में आया नहीं आया? देखना एक बार जरा, कभी ई पी ई हो। मोबाइल नहीं है किसी के पास? ना पीछे होगा मोबाइल, रुक जाओ, अब तो इसमें से देख लूँ मैं, चीटिंग कर लूँ। पी ई होगा मैं कह रहा था, तो पी ई पी ई, हाँ तो फिर ये सही है, ये लिखना है, ठीक है ना। तो टॉर्क की वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, पी वेक्टर और ई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। और ये इसका क्या है, देखो पी का मैग्नीट्यूड लिखा और ई का कौन सा, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये मान लो डाइपोल मोमेंट है। और ये क्या है आपका, उल्टा कर दिया क्या ना, सही करा है। ये इसका एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इनके बीच में क्या है, ये थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कौन सा वाला, एक तो इधर होगा ई एक्स और एक इधर होगा ई वाई। तो इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, ई साइन थीटा, और ई साइन थीटा का इसके मॉडुलस के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टॉर्क का वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब आया समझ में नहीं आया? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट। अब तुम कहोगे इससे क्या बेनिफिट लगेगा, इससे बेनिफिट ये लगेगा, मान लो तुम्हें P दे रखा है 2I + 3J + 4K डाइपोल मोमेंट। क्या होता था डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है इसके, बताओ, Q इंटू 2L, यानी इसका कूलाम मीटर। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है तुम्हें 3I - 7J और प्लस के 8K। और ये कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलाम। अब उसने पूछा टॉर्क निकालो, हमने कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दे रखा है, तो बताओ क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इनटू इसका क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे निकालते थे क्रॉस प्रोडक्ट, I J कैप K कैप, और ये 2 3 4 3 - 7 8 इनका डिटर्मिनेंट निकालते थे। फिर इसी में निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि ये जो हाँ मतलब ये तो है ही, तो इधर क्या I लिखेंगे और क्या लिखेंगे J। तो जब निकालेंगे तो पहला वाला ये कैंसिल कर लेंगे और ये ऐसे कैंसिल कर देंगे, तो 3 × 8 माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस के ही कितना आ जाएगा, ये 28, इसे भी 24 लिख लेना मतलब, और इसमें क्या आएगा I कैप, फिर प्लस आएगा, पक्का प्लस आता है ना, तो फिर इसे काट देंगे, बट इसके आगे फिर क्या लिखना पड़ेगा, ये 2 3 4 8, तो इसे काटेंगे तो अब इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसके, है ना, और -7 आएगा, क्या आएगा 3 और -7, सूरी भाई नहीं, अरे सही है, सही है बेटे। इसके बाद ये तो रिपीट होते हैं दोनों, पहले ये आएगा लिख लिया, फिर ये आएगा, तो ये 3 और -7। तो अब K के लिए कैसे करोगे, 4 3 जा 12 और 8 2 जा 16, यहाँ क्या आ जाएगा K कैप। फिर क्या करोगे, फिर इसे भी काट दोगे तो ये हो जाएगा J कैप, सॉरी एक और सॉरी लिख ले करो, कितनी सॉरी हो गई। तो ये 7 2 जा 14 माइनस के, और फिर -3 3 जा 9, और यहाँ क्या आएगा K कैप। अब कैसे करोगे, 8 3 जा 24 और प्लस के 28 I कैप, माइनस के 4 J कैप, और ये माइनस के कितना हो जाएगा 23, माइनस के 23 K कैप। तो आपकी जो टॉर्क होगी वो कितनी आ जाएगी, 8 4 12 52 I कैप, माइनस के 4 J कैप और माइनस के 23 K कैप। ये हो गए। अब इससे तुम इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हो नहीं, कैसे, सॉरी ऐसे कर लो, चलो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, वेक्टर अप इसका मॉडुलस, ठीक है, और इसका मॉडुलस भी निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या निकाल सकते हो जरा और बताओ, थीटा नहीं निकाल सकते इनके बीच का, निकाल सकते हो नहीं, कैसे निकाल लोगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा।
तो साइन थीटा को क्या लिखना पड़ेगा पहले तुम्हें, टॉर्क का मॉडुलस, फिर पी और ई के मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मान लो इस पूरे को सॉल्व करके, अरे एक तो बहुत गुस्सा आता है, मटकता बहुत है। इस पूरे की वैल्यू मान लो कितनी आ जाए, 1/2 आ जाए, तो बताओ साइन थीटा 1/2 कब होता है, थीटा 30 डिग्री होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। यानी ये डाइपोल मोमेंट था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, तो इनके बीच में एंगल कितना था, 30। और अच्छा डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसे बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई डाइपोल रख दिया तुमने इसमें, है ना, ये डाइपोल रख दिया ए बी, तो ये कितना एंगल बना रहा है इससे, 30 डिग्री। ठीक है ना, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। बताओ क्लियर हुआ है, हो गया क्लियर? अब तो पक्का क्लियर हो गया होगा। और ज़्यादा क्लियर कैसे होगा, जब ज़्यादा पढ़ोगे मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो हमारे पास टॉर्क के मॉडुलस का फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा। फिर भी मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है, तुम एक बार इसे जो है ना चेक कर लेना कि ये टॉर्क जो है आपका पी क्रॉस ई है या फिर ई क्रॉस पी है। ना ना मतलब चेक कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, बस एक बार चेक करोगे याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ़र्क है, दोनों एक तो होते नहीं है। चलें फिर आगे। ठीक है यार, मैंने गलत बोले ली चेयर। तकिया ला के दे तुम मुझे एक। चलिए बच्चों, और पानी की बोतल और। तो अब स्पेशल केस पे आ जाते हैं। अगर मैं ये मान लूँ कि थीटा 0 है, तो बताओ इसको लैंग्वेज में कैसे बोलोगे, अगर थीटा 0 है तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यानी डायपोल कोइंसाइड कर रहा है उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और फिर मुझे इसमें, ये तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और मुझे इसमें डाइपोल रखना है, ये मैं डाइपोल रखूँगा। और डाइपोल कहाँ से कहाँ रखते हैं हम लोग, नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर। और डाइपोल का डायरेक्शन भी क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये डाइपोल का डायरेक्शन हो गया, और इधर क्या होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। और इधर क्या होंगे आपके, गंदा वाला तकिया लाया तो इस पर ज़्यादा मजा ना आने का। ये क्या होगा, नेगेटिव। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आ गया समझ में? ठीक है, तो अब जरा बताओ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना। अब ये देखो, ये इसके अंदर जो तुमने डाइपोल रखा है, ये कैसा चार्ज होगा इसका, नेगेटिव, और इधर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये से। तो ये कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बताओ कोई दिक्कत परेशानी होगा, नहीं है। अब ये कह रहा है सेकंड केस में कि थीटा कितना कर दो, 180। बस क्या करोगे बताओ, 180 कैसे करोगे, ये तुम्हारा ए बी था, इसे घुमा दो तो बी किधर चला जाएगा, इधर, और ए इधर, यानी इधर पॉजिटिव आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, अब डाइपोल का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है ना, इधर क्या है, पॉजिटिव, और इधर क्या है, नेगेटिव। तो डाइपोल का पॉजिटिव और ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल। और मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा आपका, भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू 0। कैसे पता चला, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, तो 1 और 0, यानी 0 पर 0 होगा, और इसमें क्या होता है, -1 और 0, तो 180 पर भी कितना होगा, 0। ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं हम लोग। ठीक है भैया, अगर ऐसे रिवाइज नहीं करोगे ना, देखो बच्चा पता क्या करता है, जैसे मैं तो तुम्हें बार बार इसलिए करके दिखाता हूँ भाई, अगर कोई पॉइंट यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ पे कितना एंगल, 0, और यहाँ पर कितना, 180, और यहाँ पर कितना, 90, 270 और 360। अब तुम खुद सोचो कि इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट 1 और 0, और इस पर -1 और 0, और साइन थीटा बाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और यहाँ पर भी वाई कोऑर्डिनेट 0। तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 और साइन 180 की वैल्यू भी 0। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो टॉर्क 180 पर भी कितना हो जाएगा, 0। तो इक्विलिब्रियम तो आ जाएगा, क्योंकि कोई टॉर्क है ही नहीं उस पर। लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत होगी, हाँ, तो ये तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है ना। और जब डाइपोल रखोगे इसमें, तो डाइपोल ऐसे रखा जाएगा, तो इधर क्या होगा उसका, नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव लगातार एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, रिपेल करते रहेंगे। ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, भिन्न भिन्नाते रहेंगे। तो कैसा रहेगा, अनस्टेबल। तो बताओ तुम लोग अभी घर पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो या अनस्टेबल?
प्रियांशु स्टेबल इक्विलिब्रियम में है अनस्टेबल? अनस्टेबल। तुम भी अनस्टेबल में ही हो लगभग। अभी तो इस टाइम तो स्टेबल हो, बट घर पे तो अनस्टेबल ही रहते हैं। कुछ कर भी नहीं सकते, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। करेगा तो ये पकड़ के पीट देगा, है नहीं? भिन्न बनाता रहेगा बस नहीं। ठीक है भाई साहब, 2 साल से पुष्कर भाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ही है, होमवर्क ना करते बेचारे। चलो, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। 5 सेकंड का मतलब 2 मिनट का वो ले लो ब्रेक, मतलब है ही बैठे बैठे एक का गाना सुना दो मुझे। तो क्या कोऑर्डिनेट्स लिख रहा है क्या? पाकिस्तान पे हमला। चलो, ब्रेक हो गया, ब्रेक खत्म हो गया जब इन्होंने ये तो पता ना जाने क्या क्या कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं ये वो लिख रहे थे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। और कट रहे, ठीक है। मुझे कैसे बताओ? क्योंकि मैं तो कट रहा हूँ। चलो भाई, देखो भाई, वैसे किसी को कटरा वटरा कहना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो कट रहा है उसे पता नहीं चलने का कि वो कट रहा। हाँ यार, एक बताइए, जब जानवरों में कॉन्शियस ही ना होता तो जानवरों को पता होता होगा कि वे कट रहे हैं, मतलब क्योंकि ये क्लासिफिकेशन तो हमने करी। मतलब एक बकरी को नहीं पता वो बकरी है, तो यानी एक पागल को भी नहीं पता होने का कि वो पागल है। और इससे मजा याद आता, पता है जब घर पे ना ताऊ जी और पापा मतलब जानवर लड़ते हैं, जानवर को डांटते हैं ना कि इधर खड़ा नहीं हो रहा, इधर खड़ा। ऐसा करो, गाली दे भाई। मैं बोलने वाला था एक सेंटेंस कि जब गाली आते तो मम्मी कहते कि कितने बेवकूफ है ना, कौन सा पता चल रहा है कौन सी गाली, मतलब कि अपनी जुबान खराब कर रहा है, अपना राहु और वो खराब कर रहे हैं। गाली देने से ग्रह खराब हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना था कहीं। ग्रह चाल खराब हो जाती है गाली देने से। चलो, कुत्तों पढ़ लो, आ जाओ। ये इरिटेट हो रहा है क्या मेरा रूम? ग्रह चाल कर। चलिए भाई, आ जाते हैं फिर। एंटी क्लॉकवाइज को प्लस से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस से शो होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव। चलें फिर आगे चलें। इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो गया, ये सब हो गया। अब आ गया हमारा तीसरा केस। अगर थीटा कितना हो 90, यानी डाइपोल कैसे रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, परपेंडिकुलर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल कैसे रखा होगा आपका, ऐसे परपेंडिकुलर। इसे थोड़ा अच्छा कर लो। ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी। ये हो गया आपका, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपने आप में बता रहा है कि इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है, नेगेटिव। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना होगा, पी ई साइन थीटा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हो गया पी, तो ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क। इससे ज़्यादा टॉर्क कभी नहीं हो सकती जब तक कोई डाइपोल परपेंडिकुलर रखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो क्या होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगी इसमें, ठीक है? और अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल। बस इक्विलिब्रियम में, नॉट इन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है ना? अब क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सबसे ज़्यादा टॉर्क कब प्रोड्यूस हो सकती है इसमें, जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखेंगे। तीनों केस क्लियर हो गए? चलो भाई आगे आ जाओ फिर। अब हम वर्क डन निकाल लेंगे रोटेशन ऑफ अ डाइपोल, ठीक है? जैसे मान लो ये बॉडी यहाँ रखी हुई है और इसे मैं उठाकर यहाँ ले आऊँ, तो बताओ इसमें वर्क डन हुआ है नहीं हुआ जी? ये वाला वर्क डन, पहले मुझे यही वाला वर्क डन बता दो तुम मुझे, कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 केस दूंगा मैं तुम्हें। ये ग्राउंड है, ये क्या है आपका ग्राउंड, ये आपकी कोई बॉल है, पोजीशन क्या है ए, और तुम इसे किस पोजीशन पर ले गए, बी पोजीशन पर ले गए। कितनी हाइट पर, h, या फिर कह दो h1 हाइट पर। तो इसे यहाँ से यहाँ ले जाने में आपने क्या किया, वर्क डन किया या नहीं किया? वो वर्क डन बी पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा,
स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर। बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो इस पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए मुझे ये वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बेटा? हाँ हाँ, एफ एस कॉस थीटा होता है। अब जो ये अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, या अब ये डिपेंड करेगा कि ये वर्क डन तुम निकाल किससे रहे हो। तो अगर तुम अप्लाइड फोर्स से निकाल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अब तुम लेके तो ऊपर जा रहे हो, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर। और तुम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर इसे निकाल रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगती है, तो ये कितना हो जाएगा? 180। आया समझ में? नहीं आया? तो ये हो जाएगा आपका एफ एस कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? एक्स कोऑर्डिनेट, और 180 पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? -1 0। तो ये कितना हो जाएगा? -FS। तो उस पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -FS। और F की वैल्यू कितनी होती है जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती है? तो उसमें क्या mg फोर्स लगती है, नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हो जाएगी mg, और ये क्या हो गया? h। तो यानी इस पॉइंट पर इसके अंदर कितना? mgh। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। और हाइट कितनी रखी थी? 1। तो ये हो जाएगी mgh1। तो कुछ लोग इसे पॉजिटिव भी लिख लेते हैं, कुछ नेगेटिव। बस तुम्हें देखना है कि तुम किसकी वजह से वर्क डन, किस फोर्स की वजह से निकाल रहे हो। ठीक है। तो हम बुक के हिसाब से उसे जैसे वो बताएगा हर समय, उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर लें। ठीक है। अब तुम एक बार बताओ कि अगर तुम जैसे यहाँ पर ए पर थे और तुम बी पर सी पर चले गए यहाँ, तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? h2। तो फिर और वो पूछे यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क डन हुआ, तो ये कैसे निकालोगे फिर तुम? तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल, और इनका जो डिफरेंस होगा वही यहाँ से यहाँ तक वर्क डन होगा। तो बताओ यहाँ पर कितना होगा फिर आपका? h2 अभी निकाला ना, mgh। तो ये mgh2, और यहाँ पर कितना होगा फिर आपका? ये mgh1। और बताओ कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि mgh2 में से mgh1, तो mg और h2 माइनस h1। ठीक है ना? तो वर्क डन ये होता है आपका। ठीक है ना? समझ गए इस बात को? नहीं क्लियर हुआ? और ये या फिर एनर्जी निकालोगे तो वर्क डन निकाल लो, वर्क डन निकालना है तो एनर्जी निकाल लो। क्लियर हुई है बात या नहीं हुई? लेकिन अब हम जो बस ये थोड़ा सा मुझे हिंट देना था तुम्हें। ठीक है ना? वर्क के कॉन्सेप्ट में कि एनर्जी और वर्क का एक रिलेशन होता है, और दोनों की यूनिट क्या होगी? जूल ही होगी। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये आपका, हाँ बंद कर दो भाई। ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कर दो भाई बंद, ना हो रहे हो जा बेटे, मुझसे करवा कमाना। तेरी आंखें बता रही हैं कि तूने रात बहुत शराब पी दी, अब एक नंबर का बेवड़ा हो चुका है, अब दिमाग से पैदल हो चुका है। मुझसे तो बात करिए मतलब मेरी और तेरी राम। ठीक है, जा रहा हूँ स्विमिंग पूल वाले भैया के पास, स्विमिंग पूल में अंदर अपना घर बनवाऊंगा, हो रहा है उड़ा ले मजाक। अरे उड़ा ले, कह दे चाचा कल सारा दिन नहाए थे तुम। तुम्हें कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही लिख रहा है, हर बार मैं कुछ कहूँ हर बार लिख ले है। छोटी मोटी गलती पाकिस्तानी में माफ कर देते हैं, बड़ा टाइप का। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये क्या रखा है आपका? डाइपोल। ठीक है नहीं, ए बी। अब इसे रोटेट करोगे तो इसके रोटेशन की पोजीशन कैसे देखोगे? जैसे हम लीनियर मोशन करते थे बच्चों, तो लीनियर मोशन जैसे तुम लोग अगर अभी एक चैप्टर पढ़ा हो तुमने कि 0 1 2 3 4 10 20 30 40 50, ये डिस्प्लेसमेंट कह दो या पोजीशन है। इस 10 का मतलब बता सकता है कोई क्या है? और ये टाइम है, तो 0 सेकंड पर 10 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, वहाँ 0 सेकंड जब मैंने तुम्हें देखा या मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखा जिसके मोशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो ऑलरेडी 10 मीटर पे के डिस्टेंस पर है। तो 1 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा बताओ, पुश कर। 20 तो नहीं करा, 20 - 10। ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस समय
इस डाइपोल की, ये जो डाइपोल तुम्हें दे रखा है, इस डाइपोल की कोई तो पोजीशन होगी, वो पोजीशन बताओ कुछ कर, पोजीशन क्या है वो, पोजीशन कैसे बताओगे इसकी? यहाँ तो तुम लीनियर मोशन में तो डिस्प्लेसमेंट से बता सकते हो, पोजीशन वेक्टर से बता सकते हो, इस समय कैसे बताओगे? एंगल से। कैसे बताओगे? और वो एंगल कितना होगा इस समय? θ1। अब तुमने इसे θ1 से, हमें थोड़ी पता इनिशियली 0 पे रखा है, 90 पे रखा है, 180 डिग्री पे रखा है, तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रखा हुआ है इनके बीच में, क्या तो वो एंगल से चेक करेंगे हम। तो इसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? θ1। अब तुमने इसे रोटेट कर दिया, ठीक है ना? ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब। अब तुमने इसे रोटेट कर दिया, ए इधर आ गया और बी इधर आ गया। कितना रोटेट करा? इतना। ये तो रोटेशन, ये तो एंगल ऑफ रोटेशन हो गया ना। तो इसके रेस्पेक्ट में पुष्कर बताना ये क्या है इसके रेस्पेक्ट में। देखो θ1 तो आपका हो गया 10, तो ये एंगल जो मैं मूव कर रहा हूँ ये 20 हुआ या 20 - 10 हुआ? ये हुआ 20। ये हुआ 20। ये एंगल, ये इनिशियल पोजीशन है इसकी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर है, और जब तुमने इसे मूव कर दिया उस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने क्या एंगल बनाएगा ये, तो ये θ2 नहीं होगा। तो θ1 कितना हो गया? 10 और θ2 कितना हो गया? 20। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये, इसको θ बोलेंगे। यानी तुमने इसे कितना रोटेट करा? θ रोटेट करा। तो जब तुमने इसे θ1 रोटेट करा होगा तो उस समय भी इसके अंदर कोई एनर्जी होगी, और जब θ2 करा होगा तो उसके अंदर, जैसे अभी हम यहाँ चल रहे थे तो एक O से A पॉइंट पर गए तो क्या था? mgh1, और B पर गए तो क्या था? mgh2। तो इसके बीच में ये जो वर्क डन हुआ ये निकालना है ना हमें, तो या तो इसमें से इसे क्या कर दो? माइनस कर दो। बताओ समझ में आया नहीं? क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है। तो अब हम ये मानकर चलेंगे कि यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना? θ। अब इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट, तो हम फिर से क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि हमने बहुत ही छोटा एंगल से मूवमेंट करा। कितना छोटा? वही dθ। क्योंकि वो ये पूछ सकता है ना कि 60 डिग्री पर, किसी इंस्टेंट पर भी तो पूछ सकता है हमसे कि भाई, या तो हमसे पूछेगा θ1 से θ2 के बीच में कितना वर्क डन हुआ, या कितनी एनर्जी चेंज हुई उसके बीच में, या फिर वो हमसे क्या कह सकता है कि किसी एंगल पर भी तो हमसे वो ये पूछ सकता है कि वहां पर एनर्जी कितनी है उसके अंदर। ठीक है, तो फिर तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट से तो हम जब भी जाते थे, जब किसी इंस्टेंट पर कोई जवाब देना हो, और 2 के बीच में भी दे सकते हैं इससे हम लिमिट्स रख के। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और थीटा क्या मानकर चलते हैं हम? ये वाला थीटा जो इनके बीच का थीटा है 0। वैसे तो fs cos थीटा मान सकते हैं, बट अब बताओ ये समझ में आया नहीं है? ठीक है, θ0 का मतलब है कि फोर्स उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमें बहुत छोटा वर्क डन निकालना है। तो छोटा वर्क डन क्या होगा? एक फोर्स लगेगी, और सॉरी, फोर्स यहाँ पर कैसी लग रही है? ये वाली फोर्स कैसी होती है? ये जो मैं यहाँ ये जो लिख रहा हूँ ये फोर्स कैसी है ये बताओ? ये वाली फोर्स है लीनियर फोर्स। लेकिन अब हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगाएंगे एंगुलर फोर्स। कौन सी फोर्स लगाएंगे? और एंगुलर फोर्स का नाम क्या होता है बच्चों? टॉर्क। क्या नाम होता है? टॉर्क एक फोर्स ही होती है, लेकिन ये एंगुलर फोर्स होती है। तो जो टॉर्क बन रही है उसमें वही, मतलब उस टॉर्क की वजह से तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। भाई इस पंखे में, अगर मैं इस पंखे को अभी ऑन कर दूं, मतलब इसको तो नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, बट अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो घूमेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि इस पर टॉर्क लगी। टॉर्क मतलब फोर्स लगी। लेकिन ये फोर्स कैसी होती है? ये रोटेशनल फोर्स होती है। आ रहा है नहीं आ रहा है? जो फोर्स किसी चीज को रोटेट कर दे वो रोटेशनल फोर्स, तो उसी को टॉर्क कहते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? नहीं तभी तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो अब मान लो बहुत छोटा वर्क डन निकालना है, तो कोई छोटी टॉर्क लगी होगी, मतलब एक टॉर्क लगेगी, और वो उसके अंदर क्या करेगी? छोटा डिस्प्लेसमेंट करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा करेगी? वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गई एंगुलर फोर्स, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन आ गया। वर्क डन सेम ही होगा। मतलब अगर तुम किसी चीज को ऐसे उठाकर ऐसे रखो तो भी एक काम हुआ, और तुम उसे घुमा दो तो भी एक काम हुआ। काम तो हुआ ना। तो अगर लीनियरली चल रहे हो तो फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बताओ समझ में आया नहीं है? और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन हो रहा है? जिस डायरेक्शन में एंगुलर फोर्स लग रही है। तो इसमें थीटा की वैल्यू 0 है। कौन से वाले थीटा की? जो वर्क वाला थीटा होता है। और हम एक थीटा कौन सा लेकर चल रहे हैं? डाइपोल मोमेंट, या डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में पोजीशन जो डिफाइन कर रहा है उनकी।
बताओ आप समझ में आया नहीं आया? बच्चे को पता है कि जो ये टाउ होता है किसके इक्वल होता है, पी ई साइन थीटा होता है नहीं होता है, और ये वही वाला थीटा है, ये पोजीशन वाला। अब वैल्यू पुट कर दें तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं? हमें तो पूरा वर्क डन चाहिए, तो ऐसे छोटे छोटे वर्क डन निकाल के उन्हें प्लस करेंगे, और इसी को क्या कहते थे हम लोग, इंटीग्रेशन। बताओ समझ में आया नहीं आया? वर्क डन जीरो से लगाकर पूरा वर्क डन निकाल रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये एंगुलर, जो आप एंगुलर वर्क निकाल रहे हो, ये कौन से एंगल से निकाल रहे हो, थीटा 1 से लगाकर थीटा 2 तक। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? पक्का नहीं है? आगे बढ़े तो अब बताओ डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स होता था ना, फॉर्मूला भी याद है? तो इसका कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। और अगर आप लिमिट भी लिखना चाहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डब्ल्यू माइनस जीरो डब्ल्यू ही होगा। इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पीई तो कांस्टेंट है, तो फिर थीटा 1 एंगल के रेस्पेक्ट में किसका आप इंटीग्रेशन करोगे, साइन थीटा का। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद कर लो, हाँ, माइनस कॉस थीटा, माइनस के कॉस थीटा, बस इतना याद करना है और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना? क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो ये तो W हो जाएगा, ये PE हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के कॉस थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के कॉस थीटा, और लिमिट क्या होगी, थीटा 1 से थीटा 2, बस खत्म हो गया। अब मैंने तुम्हें सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है कि एक बार इसमें थीटा 2 रखेंगे तो माइनस के कॉस थीटा 2, और एक माइनस आएगा, फिर ये वाला माइनस होगा तो ये से प्लस कर देगा, और यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा 1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, लिखने को तो मैं इसे ऐसे ही लिख सकता हूँ कि इसे पहले लिख लूँ, इसे माइनस, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो मैं चलो दोनों ही लिख के दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसको W इक्वल्स टू पी ई और माइनस बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी? हाँ, कर दी, अरे कर दी भैया, गड़बड़ कर दी, नशे में हो जा गड़बड़ भैया। ठीक है जी, तो W इक्वल्स टू माइनस पी ई करूँगा तो ये हो जाएगा, हाँ, माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। पक्का कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। बस ये वर्क डन ही इसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, तो इसको माइनस पी ई, ये आपकी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बताओ क्लियर हुआ है नहीं? आगे खोल लो, देखो मैं इसका भी रीज़न बताऊंगा मैंने ये क्यों किया है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? अब देखो ऐसा भी हम इसलिए करें क्योंकि ये फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल। तो अगर मैं इसे माइनस बाहर ले लूँ और इसे पी को अंदर ले जाऊँ तो ये पी ई कॉस थीटा 2 और माइनस के पी ई कॉस थीटा 1। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो ये फाइनल उस टॉर्क और नहीं पोटेंशियल एनर्जी या कह दो वर्क डन, और ये इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो ये तो वर्क डन होता है, या वर्क डन उस पोटेंशियल एनर्जी की होती है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो इसे अभी छोड़ दो क्योंकि हम स्पेशल केस भी करेंगे इसमें, तो हमें तो सिर्फ क्या याद रखना है, ये ठीक है। डिज़ाइन मतलब एक होता है ना कि वो कह दे हमसे कि ये लेके आओ, तो फिर तो हमें वही लेकर आना पड़ेगा जो वो हम बताएगा। बताओ ये क्लियर हुआ है नहीं? कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हो तो मुझे बताओ। नहीं है? क्लियर हो गया? अब देखो और क्लियर करता चला जाऊंगा मैं इसे, मतलब हो सकता है अभी यहाँ तक तो सब क्लियर होगा, यहाँ तक भी सब क्लियर होगा। बस ये समझ लो हमने अपनी मर्जी के लिए बना लिया, माइनस कुछ करा थोड़ा ही, माइनस बाहर ले गए बस, और क्या है। माइनस कहाँ ले गए हम लोग, बाहर। ठीक है, और लिखने को तो इसे अगर कोई ऐसे भी लिखना चाहे कि W इक्वल्स टू पी ई ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी क्या दिक्कत है। फिर ये पी ई कॉस थीटा 1 माइनस पी ई कॉस थीटा 2 तो भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना? ठीक है, और समझ लो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या था आपका थीटा 1, ये मूव होकर क्या हो गया थीटा 2। बताओ कौन सा बड़ा है दोनों में, थीटा 1 या थीटा 2? थीटा 1 बड़ा है। जब थीटा 1 बड़ा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि कॉस में एंगल बढ़ने पर वैल्यू क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो फिर तुम मुझे जरा बताना है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी या ये वाली वैल्यू बड़ी होगी? भाई थीटा 1 क्या है आपका, थीटा 1 बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी होगी, ये तो आंसर कैसे आएगा इसका, नेगेटिव। यहाँ भी आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। बताओ कोई दिक्कत हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन स्पेशल केस पढ़ने के लिए फिर यही कर लो आप,
अभी देखो इसे सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो एक स्पेशल केस लेते हैं हम लोग जिसमें हम पहली सिचुएशन कैसी लेते हैं, परपेंडिकुलर, यानी इनिशियली हमारा जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में है वो कैसे रखा हुआ है 90, और फिर हमने उसे क्या कर दिया, हम उसे ले गए, हमने किस थीटा पर ले गए उसे, थीटा 2 कितना कर दिया ये थीटा, तो थीटा 1 ये हो गया और थीटा 2 कितना हो गया थीटा। इनिशियल पोजीशन क्या ले ली कि वो नॉर्मल ही था। तो अब हमने अपना फॉर्मूला लगाया पोटेंशियल एनर्जी का, क्या, माइनस पीई, और क्या लगाते थे हम इसमें, थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। अब हम इसमें रखेंगे माइनस पीई कॉस थीटा 2 की जगह कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये आंसर हो जाएगा पीई कॉस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। जैसे टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा था, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया। बताओ समझ में आया नहीं आया। बट इसमें एक बात ध्यान रखना कि हमेशा इनिशियल कितना लेंगे हम 90, इनिशियल कितना लेंगे 90, कि इनिशियली हमारी इस केस में बस यही याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमने इसे, क्योंकि इनिशियल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वर्क डन ही तो है, और वर्क डन उसकी इनिशियल पोजीशन पे तो डिपेंड करेगा। ऐसे सोचो ना कि भाई ए बी सी और डी, तो अब ये है वही 10 20 30 40, एक तो 10 से गया कहाँ पर 30 पर, और एक 30 से गया 40 पर। तो यहाँ पर अगर तुम फाइनली 30 और 40 देखने लगो तो कोई भी बता देगा कि 40 पर वर्क डन ज्यादा होगा, लेकिन कहाँ से, ये यहाँ से गया और ये यहाँ से थोड़ी गया, ये तो यहाँ से ही गया, तो ये वर्क डन छोटा होगा, ये वर्क डन बड़ा होगा। कभी इन फाइनल वैल्यूज को देख के आंसर देने लगो, तो इनिशियल पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगर समझ में आ गई बात या नहीं, चले आगे। चलिए अब अगर मान लो थीटा कितना हो जाए 0 हो जाए, यानी इनिशियली तो अब तो 0 हो जाए, तो इसी में इसी के दो केस बना लो, फिर इसका ए और बी बना लो, इसी का क्या बना लो ए और बी। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सी में केस बना लिया कि थीटा कितना है मेरा 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बहुत बड़ा करके मैं इसका मतलब समझूँ तो इनिशियली कितने पे था 90 पे, और 90 पे कैसे होगा, ए इधर होगा बी इधर होगा, ये माइनस क्यू होगा और ये प्लस क्यू, और फाइनली मैं इसे कैसे कर रहा हूँ ऐसे ए और बी, यानी थीटा कितना हो गया 0। तो या तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें कि ई इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट पीई कॉस, सॉरी, या तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं u इक्वल्स टू माइनस पीई ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये लगा दूं फॉर्मूला, और इसमें क्या माइनस पीई और कॉस, ये कितना हो जाए 0 और ये कितना हो जाए कॉस 90। ठीक है, तो माइनस पीई और ये कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1, तो यही आंसर आ जाएगा। या फिर अब इसमें डायरेक्ट लगा दो, भाई थीटा कितना है 0, यहाँ 0 रखो, ये अपने आप ही आंसर माइनस पीई आ जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया। ठीक है, कैसे अब बताओ कैसे इक्विलिब्रियम में होगी, भाई ये प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा माइनस और ये क्या होगा प्लस, और आंसर कितना आ रहा है इसका, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये u की वैल्यू माइनस पीई आएगी, तो आंसर होगा मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी इस समय, मिनिमम, और इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टेबल। अब जरा मुझे एक बात फिर से समझाओ जो मैंने तुम्हें समझाई है, मैं तुमसे पूछूंगा इसमें। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है, ये क्या हो गया आपके पॉजिटिव, ये क्या हो गया आपके नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया आपका डाइपोल ए बी, ये क्या होगा माइनस क्यू, ये होगा माइनस पी। जरा टॉर्क बताना इस समय, टॉर्क कितनी होगी, फॉर्मूला क्या है पीई साइन थीटा। ठीक है, तो पीई साइन थीटा, तो पीई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो जरा बताना साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो टॉर्क कितना आ गया 0, और जब टॉर्क 0 होगा, ठीक है ना, और ये नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या है आपका, ये पढ़ा था हमने या नहीं पढ़ा था। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लूँ तो वो है माइनस पीई कॉस थीटा। बताओ समझ में आए, दो फॉर्मूले हैं मतलब। अब इसमें मैं रखूँ तो माइनस पी, अगर उसने सिर्फ सीधा एंगल थीटा दे रखा तो अंडरस्टूड है इनिशियल 90 पे रहा होगा, अगर वो पोटेंशियल एनर्जी की बात पूछ रहा है तो फिर ये कितना हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो u कितना हो गया PE, और मैं खुद कह रहा हूँ कि ये कैसी पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम,
अब तुम खुद बताओ, जब फोर्स ही 0 लग रही थी तो मिनिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी या नहीं होगी? अब बन गया रिलेशन इनमें या नहीं बन गया? तो इस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसकी वजह से मत कहना, इसकी वजह से कहना। अब दोनों एक साथ कंपेयर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? पक्का? चलो तो फिर एक और करते हैं। अब बी में ले लेते हैं कि थीटा कितना होगा, 90। ठीक है, तो फॉर्मूला या फिर वही है, दोनों लगा के देखना, या तो डायरेक्ट ये वाला लगा दो कि u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो बताओ माइनस पी ई कॉस 90, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। अब जरा इसी केस में, इस वाले ही केस में आप क्या निकालो, टॉर्क। तो पी ई और साइन 90, तो बताओ टॉर्क कितनी हो जाएगी? पी ई। ठीक है ना, पी होगी। बताओ ये सही करा मैंने, गलत करा, ये बता दो बस तुम मुझे, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने क्या गलती करी। तुम्हारे हिसाब से सही करा है, नहीं मेरे हिसाब से मत सोचना कभी, भैया पूछ रहे हैं तो कुछ गलती कर रहे होंगे। एक ये तो गलत बात है ना कि तुम अपना दिमाग नहीं लगाते हो। तो अगर तुम आर्टिफिशियली क्रिएट करोगे कोई, तो वो तुम्हारा आंसर थोड़ी, तुम्हारा आंसर है पहला एक्सप्रेशन इन योर ब्रेन, जो पहली छवि बने वो बताया करो, तो उससे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। उस चरित्र को सही करना है या वो सही है वो मैं बताऊंगा तुम्हें। अब जरा इसका डायग्राम इमेजिन करना जरा, देखो इस यहां से लेके करेंगे या नहीं करेंगे? तो पहले क्या बनाएंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, बताओ ये थीटा 1 है या थीटा 2 है? ये बताओ थीटा 1 है या थीटा 2 है? ये थीटा 1 है। ये अभी क्या पढ़ा हमने पोटेंशियल एनर्जी में कि पी ई यू का फॉर्मूला जो होता है वो ये थोड़ा ही होता है, यू का फॉर्मूला तो ये होता है माइनस पी ई ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। और हम थीटा 1 को कितना लेकर चलते थे? 90, और थीटा 2 को कितना लिया था? थीटा। तो उसका एक केस है ना ये कि माइनस पी ई ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस कॉस 90। तो फिर वहीं से तो ये डेरिवेशन होके उसका एक केस ही तो आया, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो इस केस में अगर मैं थीटा 90 पहले 0 लिया था ना, तो अब मैं कॉस 90 ले रहा हूँ। तो बताओ ये थीटा, ये 90 क्या है फिर? थीटा 1 है थीटा 2 है? थीटा 2 है। समझ में आ गई बात या नहीं आई? कि अब मैं इसको ले रहा हूँ, इसको, ये थीटा 2 है। इसका मतलब अब इसे ऐसे समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनिशियली कैसे रखा होगा हमारा? ये ऐसे, यानी थीटा 1 कितना होगा? 90। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे थीटा 2 90 चाहिए। थीटा 2 थीटा कितना है? 90। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कितना मूव करा मैंने से। तो मैंने से यहां से कितना मूव कर दिया? 90। तो बताओ पोजीशन कैसी होगी? ये होगी या नहीं होगी? यानी ए इधर आएगा, बी इधर आएगा, माइनस क्यू इधर, प्लस क्यू इधर। तो अब यहां से पोजीशन चेक कर रहा हूं ना मैं इसकी, बताओ गलत कर रहा हूं अभी? हाँ, क्या गलती कर रहा हूं इसमें? थीटा 1 90 और थीटा 2 भी 90। रुक जाओ, अभी तो इतनी जल्दी क्यों कर रहा हो? मैं ही चीटिंग नहीं कर रहा, तुम क्यों कर रहा हो? ये हो जाएगा फिर आपका थीटा 2 90 थीटा 1 90। तो फिर एक तरीके से देखा जाए तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों कितने हो गए? बराबर हो गए, है ना? और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो cos थीटा 1 cos 90 0, ये 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 0, है ना? और पी ई साइन थीटा, मैं सही जा रहा था पहले, है ना? ये थीटा 2 थीटा 90 यानी ये। तो अब जरा इसमें टॉर्क निकालना, क्या फॉर्मूला लगेगा? पी ई साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू बताना कितनी होगी इस समय? थीटा कितना होगा? ये और फिर इधर नहीं 180 होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा ना, तो 0 होगा ना फिर ये। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो टॉर्क कितनी आएगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 0। अब चेक कर लेते हैं, अब करते हैं चीटिंग इसकी। तो हमने क्या 90, हाँ सही है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब सिंपल चलते हैं, जैसे इसने हमें कह दिया थीटा, दोबारा कर देंगे बारो, थीटा कितना हो गया? 90। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस पी ई कॉस 90।
और cos 90 की वैल्यू 0, तो u कितना हो गया 0, ठीक है ना। तो ये हो गया 0। बताओ समझ में आया नहीं आया? इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब हो रही है? जब हम इसके साथ टॉर्क भी निकाल रहे हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि जब इस वाले केस, पहले तो निकालो मत, पहले तो इसे ही क्लियर कर लो, और अगर निकालोगे तो फिर पोजीशन किसकी देखोगे? डाइपोल की। और डाइपोल की पोजीशन फिर कैसे देखोगे कि इनिशियली θ1 कितना था 90, और मैं यहाँ से 90 मूव कर रहा हूँ इसे, तो यहाँ से 90 मूव करूंगा तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो यानी ये वाला थीटा, और जो मैं मतलब एक तो मैं ये वाला थीटा ले रहा हूँ u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, और एक टॉर्क वाला ले रहा हूँ पी ई साइन थीटा। ये दोनों थीटा सेम नहीं है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? ये थीटा कहाँ से लिया जा रहा है? ये इस फॉर्मूले में ये थीटा कहाँ से लिया जा रहा है कि ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें कहाँ से शुरू करूंगा मैं? इसी पोजीशन से शुरू करूंगा कि मेरा डाइपोल ऐसे यानी थीटा कितना 0, मेरा डाइपोल ऐसे यानी थीटा कितना 90, और फिर समझ रहे हो इस बात को या नहीं समझ रहे हो? ठीक है। और उल्टा कर दूंगा, b इधर ले आऊंगा तो 180। तो उस हिसाब से, और इसमें कैसे लिया जा रहा है कि ये जो 90 पर मैं रखूं इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल को, तो ये इसको इनिशियल इस फॉर्मूले के लिए ये 0 है। इस फॉर्मूले के लिए क्या हो गया? 0। और फिर जब मैं इसे ऐसे करूंगा तो मैंने इसे कितना रोटेट करा? ये एंगल ऑफ रोटेशन है। आगे समझ में नहीं आया? अब समझो u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये थीटा तो हो गया आपका एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन इनिशियली कहाँ से? 90, और ये 90 क्या है? पोजीशन ऑफ डाइपोल। ठीक है ना? क्लियर हुई बात या नहीं हुई? और अगर तुम टॉर्क लोगे तो वो क्या है? पी ई साइन थीटा, और यहाँ पर ये क्या है? पोजीशन ऑफ डाइपोल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझ में आया दोनों थीटा के बीच पर डिफरेंस? तो जब वो इस केस में थीटा को 90 मान रहा है, यानी वो एंगल ऑफ रोटेशन 90 कह रहा है, और इनिशियली हमें पोजीशन 90 लेनी है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है आपका? डाइपोल, तो ये 90 पर है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। वो कह रहा है 90 रोटेट कर दो। तो जब तुम इसे 90 रोटेट करोगे तो बताओ इसके डायरेक्शन में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो ये थीटा 0 कहाँ रखा जाएगा? यहाँ। और टॉर्क कितना आ जाएगा इसका? 0। और अगर ठीक है, और ये वाला एंगल 90 रखोगे इसमें, u इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस 90, तो ये भी कितना आ जाएगा? 0। और बताओ दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं नहीं। जब टॉर्क ही 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? 0। एनर्जी नहीं होगी फिर तो उसमें, जब टॉर्क ही नहीं लग रही इस पर। हाँ, जब उसके बाद गाड़ी कोई टॉर्क ही नहीं लगा रही है तो गाड़ी के पास कोई एनर्जी होगी क्या? गाड़ी का इंजन कोई टॉर्क ही नहीं लगा रहा, वो घूम ही नहीं रही होगी ना अपनी जगह पे। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? बाकी तुम दिमाग को ज्यादा टेंशन ना दो। तो इसका एक स्पेशल केस मान के दोबारा से मैं तुम्हें एक बार और बढ़ा देता हूँ। ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंफ्यूजन से दूर रहना अगर सीखना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि θ1 इनिशियल पोजीशन क्या है? ये पोजीशन का एंगल है 90, और फाइनल पोजीशन कितनी है हमारी? थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस पी ई, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस कॉस 90। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, सब क्लियर हो गया? तो अब इसके स्पेशल केस हैं। इसका पहला केस क्या है कि अगर थीटा कितना हो? 0, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई हो जाएगी। बताओ समझ में आया नहीं आया? और ये कैसी पोटेंशियल एनर्जी होगी? मिनिमम। बस इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ मैंने टॉर्क का वो ले लिया था एग्जाम्पल। ठीक है ना? यहाँ मैंने टॉर्क का क्या ले लिया था? एग्जाम्पल ले लिया था। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो जब टॉर्क का एग्जाम्पल और थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रोटेशन 0 लोगे, ठीक है ना? एंगल ऑफ रोटेशन कितना लोगे यहाँ पे? 0 इनिशियल से। चलो इसे छोड़ ही दो तुम, फिर इसे अलग, बस ये समझो कि यहाँ हम इसको पढ़ रहे हैं, बस ऐसे समझ के चलो, वरना फिर और मैं कर दूंगा ऐसा, मतलब तुम्हें दोबारा मैं पढ़ाऊंगा मतलब इसको। अभी तुम बस ये समझो कि ये केस है, थीटा कितना है? 90, ये कितना है? थीटा। हमने इसे सॉल्व करा और u की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस है कि ये जो θ2 है, जो थीटा लिया था वो कितना ले लिया हमने? 0 ले लिया। वो कितना लिया हमने? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? मिनिमम। दूसरा केस क्या लेंगे हम फिर? थीटा कितना लेंगे? 90। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी आपकी? माइनस पी ई कॉस 90। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी? 0। ठीक है। इसके बाद हम आएंगे
सी उस पर कि थीटा कितना ले रहे हैं हम 180, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस 180, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इसकी वैल्यू कॉस 180 की वैल्यू कितनी -1, तो ये कितना हो जाएगा पी ई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये कितनी हो गई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो अब तुम खुद बताओ कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब टाउ भी क्या होगा मिनिमम, और जब टाउ मिनिमम होता है तो मिनिमम टाउ में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है या अनस्टेबल, मिनिमम में स्टेबल होता है, स्टेबल, ठीक है ना। और यहाँ देखेंगे मैक्सिमम, तो ये भी कितना होगा मैक्सिमम, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। क्लियर हुई? अब मैं खुद एक चार्ट बनाकर तुम्हें कंपैरिजन भी सिखाऊंगा, उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा मीनिंग इसका चेंज हो। थोड़ा सा मीनिंग क्या चेंज हो, क्योंकि सिर्फ आपको ये चीज़ डिफाइन करनी है, इसमें प्रॉपर्ली ये डिफाइन नहीं है कि ये एंगल ऑफ रोटेशन है या ये पोजीशन है, बस। तो या तो हम एक बार अलग से इसे एंगल ऑफ पोजीशन मानकर चलेंगे, ठीक है ना। अगर एंगल ऑफ पोजीशन मानकर चलेंगे तो ये फिर ये केस कैसे बन जाएगा, फिर ये केस बन जाएगा कि इनिशियली तो डाइपोल रखा था ऐसे, उसके बाद ये कैसे रखा है वो ये बताएगा हमें, ठीक है ना, समझ गए। और अगर ये एंगल ऑफ रोटेशन है तो फिर इनिशियल ये होगा, तो फिर इसके रेस्पेक्ट में कितना आगे गया वो बात है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? वैसे तुम्हारी राय में क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरी राय में तो ये पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। θ1 θ2 क्या होनी चाहिए पोजीशन। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ, आ गया ना। तो हमारा कंफ्यूजन क्या है हमें पता चल गया। बस हमें इस पर थोड़ा सा किसी बुक, किसी रेफरेंस बुक से चेक करके देखना है कि एक्चुअली क्या है। फिजिक्स में ये कंफ्यूजन बना रहेगा क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है उसमें। कोई टीचर इसे एंगल ऑफ रोटेशन मान के क्वेश्चन दे सकता है, कोई टीचर इसे, ये बस हमें समझना पड़ता है उस समय कंडीशन। जैसे कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें कोई बच्चा, कोई छोटा भाई तुमसे पूछे कि भैया इसका मतलब क्या है, तो तुम क्या करते हो, पूरा सेंटेंस बताओ, तुम उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हो। तो वो कॉन्टेक्स्ट की कमी है यहाँ पर, बात सारी सही है। अगर तुम उसे एंगल ऑफ पोजीशन मान के चलोगे तो वो वाला केस सही है, तुम उसे एंगल ऑफ रोटेशन मानकर चलोगे तो वो वाला केस सही है। तो हम एनसीईआरटी से मैं इसे चेक कर लूंगा कि उसने इसे किस कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है। अब समझ में आई? कुपड़ कोई नहीं है, ठीक है ना, तुम और ना मैं। चले आगे, चले भैया, बड़ी मुश्किल से इससे पीछा छूटा है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि आपको 2, 3, 4, 5 माइक्रोकूलम दे रखे हैं, वो स्क्वायर पे रखे हैं और इस साइड दे रखी है, और तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जो भाईजान बता रहे थे अभी सबसे शुरू में, क्या, KQ/R²। बस इस वाले फॉर्मूले से तुम्हें स्क्वायर पर A, B, C और D, और सभी पर माइक्रोकूलम में चार्ज रखे हुए Q1, Q2। और इसने हमसे पूछा कहाँ है ये सब, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। सेंटर का तुम्हें पता ही होगा, सेंटर कहाँ होता है, डायगोनल पर होता है यहाँ। तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो बस ये डिस्टेंस मेन है आपका, ये डिस्टेंस OA क्या होगा, डायगोनल का, बताओ क्या होगा, ये डायगोनल का आधा, और डायगोनल क्या होती है, √2 इंटू साइड। इसका मतलब ये जो OA है, ये OA कह दो, OB कह दो, OC कह दो, OD, बस ये √2/2 इंटू साइड होगी। और साइड उसने हमें दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है, √2। तो इसे √2 लिखोगे तो √2 कितना हो जाएगा, 2, तो ये कैंसिल, यानी ये 1 हो जाएगा। तो यानी ये FB क्या हो जाएगा, फिर KQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KQ। Q कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 2K, ये हो जाएगा 3K, ये मतलब सॉरी, यहाँ पे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी F1 यहाँ इस पॉइंट पर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो इतनी जल्दी जल्दी करना आना चाहिए तुम्हें। तो इस पर जो F1 होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 2K। फिर इसकी वजह से यहाँ ये फोर्स तो F1 ऐसे होगी, फिर एक फोर्स ऐसे होगी F2, वो कितनी हो जाएगी, 3K। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा F12 का, तो वो कितना आ जाएगा, K हो जाएगा। किस डायरेक्शन में होगा ये और बताओ मुझे, F2 के डायरेक्शन में। तो ये तो यहाँ से जो फोर्स लगेगी इधर वो F1 होगी, और इधर क्या होगी, F2, क्योंकि डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ना हम, तो इसे E1 और E2 कहूँगा, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो E12 कितना हो जाएगा आपका, K, और किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, ये 4 है, गलती कर दी, दोबारा कर देता हूँ, ज़्यादा जल्दी भी सही ना रहती। 2, 3, 4 और 5, ये क्या है इसका सेंटर, ठीक है नहीं। इसकी वजह से इस तरफ जो E1 होगा वो कितना होगा, 2K, और इधर कितना होगा आपका 4K। इन दोनों का डिफरेंस इधर ही आएगा, कितना, 2K। बताओ समझ में आएंगे।
फिर इन दोनों की बात करूंगा तो इधर ही आएगा या इधर आएगा, इधर आएगा, है ना, इधर आएगा। ये नेट हो जाएगा इसका और इसका कितना 2k, दोनों के भी अब तुम्हारे पास दो वेक्टर हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये कितना हो गया 2k और ये भी कितना हो गया 2k। बताओ एंगल बताओ कितना होगा 90 डिग्री। क्यों हुआ भाई पूछकर 90 डिग्री एंगल? यही तो दिक्कत है कि अभी मैं बोलूंगा तो कह देगा हाँ मुझे पता है, ये स्क्वायर है, ये डायगोनल्स हैं, और डायगोनल्स कहाँ पे मिलती हैं स्क्वायर 90 पे। कोई बताएगा तो पता ही है, लेकिन अपने आप याद नहीं आएगी, एक्सपर्टीज। कोई पुल शॉट मारेगा, हाँ पता है पुल शॉट कैसे लगता है, सिखा देंगे 10 कुछ, इसलिए उन्हें इतना मत बने करो, मैं 10 बार कहता हूँ प्रैक्टिस करा करो। ज्ञान को अभी आता, जब तक तुम उसे इम्प्लीमेंट ना कर सको तब कोच बन जाओ, बात अलग है। फिर बहुत सारी चीजें, क्योंकि तुम अभी एक ऐसी एज में चल चुके हो जहाँ कोचिंग कर रहे हो, तो तुम्हारा खुद का तो कोई कंपटीशन है नहीं, तो फिर तुम ऐसी बातें बताने के लिए योग्य हो जो तुमने शायद ना करी हो बट तुम्हें पता हो, मतलब तो फिर तुम बता सकते हो। तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अपना आर्म सीधा कर लो या अपना हेड सीधा कर लो, चाहे तुम्हारा ना होता हो जब तुम खेलते हो। आकाश चोपड़ा बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं था, बट मुझे लगता है कि आज नॉलेज उससे ज्यादा किसी को नहीं है। अगर उसे इंडियन टीम का कोच बना दिया जाए, बच्चे दिए जाए, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है, समझ रहा हो। सचिन तेंदुलकर अपने लड़के को नहीं सिखा पाया, वो फंस गया लिबरल्स के जाल में। भाई युवराज सिंह देखो, उसने कैसा युवराज सिंह जैसा बच्चा पैदा करा, पैदा नहीं करा, बनाया उसको, मतलब। और युवराज पागल है, वो जिस वजह से वो युवराज सिंह बन पाया, जिस वजह से आज उसके पास सब कुछ है, जिनसे को लेकर वो खुश है, मतलब वो अपने पिताजी से ही सेटिस्फाइड नहीं है। तो दुनिया पता नहीं कैसी है। तुम्हें भाई, तुम्हें जो बना दे, माइकल जैक्सन को माइकल जैक्सन उसके पिताजी ने बना, बहुत मारते थे उसको, एक मूव गलत होने पे तोड़ देते थे। फिर वो जब माइकल जैक्सन बना तो उसने किताब लिखी कि भाई मेरे पिता ने मुझे बहुत मारा, ये करा वो करा। अरे तू ये किताब लोग पढ़ पा रहे हैं इसीलिए कि तू माइकल जैक्सन है, अब तो एंजॉय कर ले भाई। हार्ड प्रोसेस के थ्रू अगर तुम कुछ महान बन रहे हो तो उस हार्ड प्रोसेस की बुराई मत करो। पता नहीं कितनों को कैसी प्रेरणा मिल जाए उससे, उसे हमेशा कहो कि डिफिकल्ट सिचुएशंस नहीं मुझे ये इस योग्य बनाया। तुमने जी सिंह, जो चाइना के वो हैं, क्या नाम है, शी जिनपिंग, इनके बारे में पढ़ा है? बायोग्राफी पढ़ो भाई लॉन्डे की उसकी, क्या जबरदस्त आदमी। कैसे तुम्हें जो हीरो है ना, पिक्चर जैसे हीरो होती है ना, मतलब उसकी मूवी में हीरो होता है, लड़का होता है, उसके घर वालों को मार दिया जाता है, फिर वो बदला लेता है, भाई साहब सेम ही है भाई साहब। तुम मीडिया एंड प्रोपेगेंडा में मत फंसो किसी के भी, चाहे अपने देश का हो। हाँ ठीक है, अपने देश को जिताने के लिए जब लड़ाई होगी चाइना से, तो जितनी बुराई करी जाएगी उतनी करना, लेकिन पहले सच तो जान लो। सच क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत विकास भी तो करना है तुम्हें, और व्यक्तिगत विकास कभी झूठ से तो होगा नहीं कि हम यहाँ बैठे करे जाएं कि चाइना तो बहुत बेकार कंट्री है ये, तो हम व्यक्तिगत तौर पे हार जाएंगे उससे, क्योंकि हम कुछ करेंगे तो है नहीं। भारत इसीलिए तो इतने समय से पीछे रह गया, क्योंकि भारत कोरी कल्पनाओं में जीतता है कि हम 2500 साल पहले सोने की चिड़िया थे, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे आदमी होते शेर का सिन्ना फाड़ दे। अब कहाँ चले गए? तो क्योंकि उन्हीं के महिमा मंडप में रहे ना हम। जैसे तुमने उसके बाद तुमने देखा होगा, गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि तेरा सारा कुल नाश हो जाए, तो एक्चुअली वो ऐसे किसी श्राप में ऐसे नाश हो गया था कि सब कुछ खत्म हो गया, मतलब एक चुटकी थैनोस वाली तरह, या कोई प्रोसेस के थ्रू हुआ? प्रोसेस क्या था? वो प्रोसेस श्राप तो मिल गया, लेकिन वो सब घटनाएं जो फिर देखो, फिर से प्रोसेस पे नहीं जा रहा, फिर से किसी के श्राप पे जा रहा है। एक्चुअली यदुवंशी जो थे वो, क्योंकि महाभारत के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ, फिर आज तक भारत ने कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, मतलब। और महाभारत के टाइम से पहले भारत ने बहुत अच्छे युद्ध लड़े, इसलिए भारत युद्ध के बिना कोई देश तरक्की कर नहीं सकता। आज सबसे ज्यादा युद्ध लड़ने वाले देश का नाम बताओ? यूएसए सबसे ताकतवर है। सबसे कम युद्ध लड़ने वाला देश कौन है? भारत। कहीं युद्ध लड़ता ही नहीं है वो, बस जब लड़ता है जब उसे कोई पीटने लगे। डिफेंसिव ही तो है। अब क्या जरूरत है डिफेंसिव होने की? भाई क्या होगा? भाई तू इतनी पॉपुलेशन लिए घूम रहा है, मैं मर जाऊं मैं तो तैयार हूं मरने के लिए। भाई क्या होगा मेरे मरने से? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब इतनी जनता पाल रखी बिना फालतू में, क्या करोगे इनका? ये कल को उसके 2 रुपए गन्ने के दाम बढ़ाने के लिए सड़क पर बैठ जाएंगे, या मतलब कोई और बैठ जाएगा किसी चक्कर से, या कोई षड्यंत्र करेंगे। नू नहीं कहने के रोड बना दो हमारी, या पेट्रोल का दाम कम कर दो, तो बात तो वही आ जाएगी। अरे मुझे गन्ना मेरा 10 रुपए खरीद दो, मेरा 1 कुंटल गन्ना 10 रुपए खरीद दो, बट मेरे बच्चों की स्कूल की फीस मत लो मुझसे। पेट्रोल 2 रुपए लीटर कर दो, तो वो 10 ही रुपए मेरे लिए कैसे हो जाएंगे? बहुत कितने गंदे कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हैं ना हम लोग।
हम कभी देखा लोगों को बैठे हुए कि सरकार से महंगाई के ऊपर चर्चा कर रहे हो कि पेट्रोल के दाम कम करो, स्कूल की फीस कम करो, मेडिकल की फीस, नुका में हमारी आमदनी बढ़ा दो, अबे तुम्हारी नोट छाप दो, मतलब एक तरीके से कि नोट दे दो, जितना नोट छपेगा ना उतना देश को नुकसान होगा। देखो तुम्हारे पास 2 लीटर पेट्रोल है तो ये नेचुरल रिसोर्स हो गई, इसकी 50 रुपए वैल्यू है, ठीक है ना, तो पेट्रोल महंगा होगा या नहीं होगा ये बताओ भाई। जब पेट्रोल कम है तो पेट्रोल महंगा करेगी सरकार, जिस तो अब जनता कह रही है कि हमारी इनकम बढ़ाने का मतलब होगा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को और प्राइवेट कर्मचारियों को ज्यादा पैसा दे नोट के फॉर्म में, तो उसके लिए उसे ज्यादा नोट छापने पड़ेंगे नहीं, तो उसने सिर्फ नोट ही तो छाप लिए, नेचुरल वेल्थ तो उतनी की उतनी ही रही, तो तुम्हारा उल्लू बन गया। हर सरकार यही कर रही है, अपनी जान बचाने के लिए नोट छाप देती है और उस समय का कियोस जो होता है उसे शांत कर देती है। बम फटेगा किसी न किसी दिन। यूएसए में फटा था जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, जर्मनी में फटा, जब एक्चुअली जर्मनी तो भाई अगर ये ग्रेट डिप्रेशन ना आता तो जर्मनी तो बहुत ताकतवर हो जाता, और आज तुम जर्मनी के बारे में एक अच्छी बात नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो हार गए। प्रोपेगेंडा तो बहुत तगड़ा होता है ना, मतलब हो सकता है कि मतलब अब देखो जिन लोगों ने ये सारी चीजें बना रखी हैं, एक तो गलती हुई उससे, जो उसने ज्यूस के साथ करा वो तो ज्यादा ही करा होगा, मतलब क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि सबूत तो निकले मतलब, लेकिन उसकी आड़ में अमेरिका ने एंड रशिया ने फिर प्रोपेगेंडा तो चलाया होगा। अपने ही लोगों का दुश्मन ना बनता तो। और युद्ध ऐसा ही होता है भाई, युद्ध में अब तुम एक मान लो कहीं युद्ध हो रहा है और तुम्हें एक कम्युनिटी पे शक हो जाए, तुम्हारे लोग मरने लगे, क्या करोगे तुम, क्योंकि जान पे आ बनेगी, फिर क्या करोगे बताओ। तो युद्ध इसलिए अच्छा नहीं होता, मतलब तो कोशिश तो ऐसी करनी चाहिए कि युद्ध ना लड़ना पड़े, लेकिन फिर हटना भी नहीं चाहिए पीछे। भारत बार बार पीछे हटता रहता है, इतनी पब्लिक पड़ी, कितने जेल भरी पड़ी है हमारी, इन्हें निकाल के वर्दी बना कर जाओ लड़ो अनकम हो जाएगा है नहीं। और जितने ये पटाखे बजाओ जहाँ बुलेट पे इन्हें भेजो अरे भाई, और बड़े प्यार से बुला बुला के, हाँ जो रील बना रहे हैं, जो जिनका 10 का केडी चल लिया, उसमें क्या क्या कर रहे हैं पबजी में, उन्हें भेजो ना भाई तेरा 10 का केडी चल लिया। अरे तो बेवकूफ है, अगर सरकार ने ऐसे रिकॉग्नाइज करेगी ना कि भाई इसका 10 का केडी चल लिया, ऐसे भेज दो, ही मार देगा, इसका निशाना बहुत बढ़िया, फोकस बहुत बढ़िया। कोई पढ़ा लिखा आदमी आके नहीं फंसा सकता है ऐसे कि आसान थोड़ा ही है उसमें भी खेलना, वो फोकस होता है, डेडिकेशन चाहिए, 4 घंटे, आ जाएगी उसकी समझ में। सिगरेट इसीलिए तो बिक रही है, शराब इसीलिए तो बिक रही है, वो एडवर्टाइजमेंट ऐसा बना है भाई कि इन कम बुद्धि लोगों को तो भस्म कर देंगे। कम बुद्धि का एग्रेशन उसकी सबसे बड़ी पहचान, या भावुक, या तो तुम्हारे कंधे पे चढ़ेगा या तुमसे लात खावेगा, 2 ही काम है उसके। एक डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रह जाएगा, जानवर की यही पहचान है। कुछ ना कहते थे घर में, कहते हैं गाय बड़ी समझदार है बेचारी, खुट्टे से बंधी हुई खाती रहे, मजा ले रही वो, लेकिन कुछ रहे खुट्टा ही उपाड़ो जहां, फिर उन पर लट बजे कहते ना कटरा होता है बरसात में, कटरे पहले काम, बरसात में कोई काम नहीं रहा बता, और जॉट डोमो गन्ना ढोना रहता है, तो कटरे बता बरसात में क्या करेंगे, खाना खाओ जाए, ताकत बढ़ जाती है, खुट्टा उखाड़ देते भाई साहब, फिर पिटे, फिर खलवा बजेगा रहता उनको, फिर चुप करे होगे, खड़े होगे, खाना खाएगा ना। तो ये तुम सबकी यही हालत है, मतलब पाकिस्तान भी तो यही कर रहा है। चला आगे, कर लोगे ऐसे, करके दिखाऊं? अच्छा मैं आया क्यों था, आगे बताने के लिए, या बता दिया था मैंने? हाँ बस ये 90 हो गया, ये F1 हो गया, F2, बस एक काम और कर लेना, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि माइक्रो कुलाम में था, तो ऐसा यूनिट में लाने के लिए 10 की पावर -6 से ये 90। एक और बात बताना जरा मुझे, कौन बताएगा? अगर A वेक्टर है और B वेक्टर है और उनके बीच में 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होता था बता? √a² + b²। इतनी देर में तो चिड़िया खेत चुक जाएगी, इतनी देर में तुम बताओगे ऐसा? रिजल्टेंट वेक्टर A और B तो आपस में इक्वल है। कहाँ है इक्वल, किसने कहा? इस केस में तो इक्वल है, इसमें थोड़ा ही है। ये जो पूछा ये था, ये था। अच्छा तुम अभी यहीं खेल रही हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ वाले का भी बता दो चलो। ये दोनों f हैं तो क्या होता था, f cos θ/2, तो यानी f cos 40
5 और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो आंसर क्या हो गया f/√2। तो ये 2k/√2, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा k/√2 इंटू 10⁻⁻6। इसका आंसर होगा -6 ही होगा। हाँ -6, कोई प्लस ही होंगे ना ये, नहीं ये -6 वाला चेक कर लेना, ये चेक कर लेना। बताओ यहाँ तक सब समझ में आया नहीं है? अगला देखो, ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 और इनमें 20 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द मिड पॉइंट। निकाल लोगे नहीं निकालोगे? 20 मीटर है, ये कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? 20 मीटर। यहाँ निकालना है, ये A है और ये B है, तो इसकी वजह से ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वजह से इधर, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट। बताओ क्लियर हुआ नहीं? कर लोगे? चलो अपना आप करना अभी ना, ये सब अपना आप करना, जो भी ना समझ में आए मेरे से पूछ लेना। ये क्या, इसका क्या मतलब हो जाएगा? 0 0 -15 0 0 15 i j k है, ये i j k कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी एक्सिस पे चल रहा है? ये एक ही एक्सिस पे चल रहा है, तो इसमें तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, मतलब इसमें वो फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा भाई। इसमें y कोऑर्डिनेट पे चल रहा है, इसमें z कोऑर्डिनेट पे चल रहा है, लेकिन वो तीनों वाला तो मैंने करके दिखा दिया ना। तो एट व्हाट एंगल द टॉर्क विद हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। बताओ टॉर्क किस एंगल पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगी? बताओ टॉर्क मैक्सिमम कब होती है? टॉर्क परपेंडिकुलर होती है। पक्का? फॉर्मूला क्या है इसका? PE sin थीटा। ये मैक्सिमम होगी तो sin थीटा को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। और sin थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब sin थीटा 1 होता है, और sin थीटा 1 सबसे पहली वैल्यू क्या होती है? 90। तो थीटा कितना हो गया? 90, ठीक है ना। तो ये इक्वल्स टू PE। अब ये कह रहा है कि आपका जो टॉर्क है वो आपको PE/2 दे रखा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा PE sin थीटा, तो इसकी वैल्यू को कितना रखूंगा मैं? जो मेरी मैक्सिमम है वो ये है, उसका आधा यानी ये। बताओ समझ में आया नहीं आया? PE से PE क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। तो sin थी, हाँ sin 30, और थीटा कितना? मैं ना करता तुम कर नहीं सकते थे इस क्वेश्चन को। कहाँ फंसते बताओ? तुम ये नहीं बना सकते, ये इक्वेशन नहीं बनती तुमसे, ठीक है। तुम यहाँ तक आ जाते कि हाँ तुम PE sin थीटा को PE/2 नहीं लिखते। मतलब ये PE sin थीटा क्या है? जब हाफ हुई उस समय का टॉर्क, और वो किसके इक्वल है? मैक्सिमम का आधा, और मैक्सिमम कितना है? PE, उसका आधा 2। ये कमी है तुम्हारे अंदर, एब हो तुम्हारे अंदर, एब भी हो तुम, ठीक है। चले आगे, चलो अपना आप करना है, बस इतना कर लो, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा, है नहीं? कितनी देर में? देखो 1 घंटा 16 मिनट पड़ा।